आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं तीन ताल ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और आज की बिजार खबर, और वो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पे एक थोड़ी सी काजल लगाने की बात थी, लेकिन ऐसे बिगड़ी कि थाने और जेल का चक्कर हो गया। 3 साल का एक बच्चा जिसको उसकी माँ ने काजल ना लगवाने पर डांट दिया। फिर बच्चे ने अपने पिता से ज़िद की कि मुझे पुलिस वाले अंकल के पास जाना है और मम्मी की शिकायत करनी है। असल बिजार ये हुआ कि पिताजी उसके ले भी गए। 1.5 तलाई पुलिस चौकी है जहाँ वो ले गए उसको। वहाँ एक एसआई थी महिला, प्रियंका नायक। उनकी देखरेख में एक वीडियो शूट हुआ जिसमें उन्होंने बच्चे का दिल रखने के लिए एक कागज़ पर उसकी शिकायत लिखी और फिर बच्चे ने पेन से आड़ी तिरछी ऐसे लकीरें खींच के उस पर अपने हस्ताक्षर किए। उसका आरोप है कि मम्मी ने उसे मारा है, वो उसका चॉकलेट चुरा लेती हैं, इसलिए उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। बच्चे वाकई जहर हो गए हैं आजकल। पर काजल लगवाने पे मैं इसके पक्ष में हूँ। मुझे लगता है कि ये सुविधा होनी चाहिए काजल ना लगवाने की। दिवाली पे पहले 100वें एपिसोड में हम काजल लगा घूमे, हमने कुछ कहा? नहीं वो वाला नहीं। ये अभी जो 30 की उम्र वाला मामला था ना, जो काजल नहीं लगाते हैं, काजल के विरोध में कैसे सॉलिडारिटी फोरम तो ये आप जैसे लगाते हो ना वो ठीक है, हमारी माताएं जैसे लगाती हैं ना, तो वो माताएं क्या करें, अपनी अंगुली काट के पेंसिल बना दें। यहाँ तक आता है, यहाँ तक आने के बाद एक डॉट भी लगता है। और जब स्कूल में पढ़ते थे ना वो 3 दिन तक नहीं साफ होता। आप ये समझिए कि यहाँ पे आजकल मतलब जो वयस्क लोग हैं या टीन एज में भी लोग काजल पेंसिल वाला यूज करते हैं अधिकतर। बच्चे के साथ जिसकी मुंडी, आप ताऊ के पास और मेरे पास आजकल पिक्सल का फोन है, एक सबसे अच्छा कैमरा बताते हैं इसका है। आप किसी 12-13 महीने के बच्चे का फोटो खींच के दिखाइए फोकस में, पूरे टाइम मुंडी जो है प्रलोभित दोलन करती रहेगी, है ना, रुक ही नहीं सकता है, रुक ही नहीं सकता। ये भी वीडियो में देखना चाहिए, है ना। टुकुर टुकुर पूरा, है। उस बच्चे के साथ में महतारी यशोदा मैया कैसे कानी उंगली से पेंसिल से कैसे काजल लगा दे बच्चे को, और आंखें बित्ती बित्ती भर की हैं, बटन बराबर सुंदर और लगेगी अगर काजल लग जाएगा तो उन्होंने क्या, सबसे सुरक्षित क्या है, उंगली अपने हाथ में है, निर्जीव नहीं सजीव है। तो जरा सा भी मूली उसकी होगी तो हाथ आगे पीछे हो जाएगा, या अपना ग्रिप बना लेंगे तब उसको लगा देंगे। तो जो बेस्ट ऑपरेटर्स हो सकता था वो हाथ था। अरे हम 14-15 के हो गए थे जब विषमृत खेलने लगे थे। उसके बाद जब हम अच्छे से मूर्ति बन जाते थे, उसके बाद हमको हाथ से लगाया जाता। हाँ, तो कई हाथ वेस्ट लगाने का काजल पेंसिल वाले से जैसे बच्चों को प्रॉब्लम है कि इनसे कहो काजल लगवाने के लिए खड़े हो जाइए, बैठ जाओ काजल लगा दें, तो ये आंखें बंद करके मुंह खोल देते हैं। अरे होठ पे थोड़ी लगेगा भाई, अधिकतर बच्चों की समस्या है, उनसे काजल के लिए है ना, आंखें बंद है, मुंह खोला, खिला नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं। आंख खोलो, धीमी 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 धीमी, ऐसा शादी, मतलब अब फिर वही जनवासा आ जाता है, जनवासे ट्यूबलाइट की तरह आंख चलती है ना। आप ऐसे जैसे यहाँ पे वो वीरल भयानी वगैरह के कैमरा चलते हैं ना, आलिया भट्ट के सामने खट, है ना, उस तरह से वैसे आंखों का सटा चल रहा होता है। और महतारी को एक आँख का दरिया है और डूब के जाना है, वो चुनौती होती है। हमारे दिवाली की रात पे कंपलसरी होता है अभी भी। नहीं, छछूंदर बनोगे, उसका नियम ये है, दिवाली में पारा गया काजल अनिवार्य है लगाना। वो तो दिवाली में मेथी, अजवाइन, बादाम ये सब रुई में लपेट करके, और 2 दियाली रहती हैं, एक में दिया बनाया जाएगा और उससे बड़ा वाला पुरवा जो है उसके ऊपर तिरछा करके ढापा जाएगा। अभी तो लॉरियल के काजल आते हैं, पता नहीं किस चीज का बना होता है। हाँ, पहले नारियल का होता था, लॉरियल का है है ना। तो वो काजल लगाने तो कहते हैं कि अगर आप काजल नहीं लगाएंगे दिवाली बाद तो छछूंदर बनेंगे। तो वो एक भाई डाल दिया गया है, तो छछूंदर बनने के चक्कर में बचने के लिए सब लोग काजल लगा देते। लेकिन यार ये लड़का जो है ना ठीक नहीं है। माँ बाप से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी जो मजाक में तुम जा कर के और वीडियो बना के, वो भी एक महतारी थी जेंडर इक्वलिटी वाली, जिन्होंने कहा कि नहीं ठीक है FIR लिख लेती हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती हूँ। कायदे से तो बच्चे की शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन महिला हैं तो उन्होंने समझा दूसरी महिला की पीड़ा को भी। एक चीज़ उसमें आप समझिए, पूत के पाँव पालने में दिख गए ये आगे बहुत चैहट बनने वाला। अमेरिका में बच्चे 9/11 लगाते हैं, 9/11
लगा देते हैं वो। तुरंत फोन लगा दिए कि हमको मारे। अच्छा, ये जो पुलिस को लेकर के जो बच्चों को सिखाया जाता है, उसको लेकर के हमेशा थोड़ा फियर का ये हमारी ट्रेनिंग है। जैसे एक कॉमेडियन को भी मैं सुन रहा था कि भारत में क्या होता है, जैसे दूसरी जगहों पे कहीं पुलिस आती है तो लोग देखते हैं कि यार पुलिस क्यों आई है। हमारे यहाँ बंदा अपने घर की बालकनी से अंदर चला जाता है, यार पुलिस क्या कर रही है। ठीक है, तो वही बच्चे के साथ बताया गया होगा, चोर होता है ना। ये गड़बड़ करोगे तो पुलिस वाले अंकल जो हैं वो मारेंगे, पुलिस अंकल मारेंगे। तो वो ट्रेनिंग है, तो उसको शुरू से ही मालूम है कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मुझे लगता है वो ट्रेनिंग के साइड इफेक्ट थे कि उसको मालूम था कि मम्मी ने गलत किया है तो मैं जा सकता हूँ पुलिस वाले अंकल के पास, है ना। तो ये भी एक है कि कैसे हम कंडीशन करते हैं बच्चों को भारत में पुलिस। हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि पुलिस वाले को देखते हैं तो माँ बाप कहते हैं मार साले को। तो पुलिस वाले को मार देता है। ये भी होता है। लेकिन आप वैसे चॉकलेट के लिए तो कभी, आपने तो कभी चॉकलेट के लिए कोई जिद नहीं की होगी। हमारे यहाँ हम कभी कलम देने से काम चल जाता है। हम किसी पुलिस वाले के पास इसलिए नहीं गए कलम, क्योंकि हम दरोगा जी के औलाद थे। हमारी मातारी खुद इंस्पेक्टर थी, है ना। ऐसी रिमांड होती थी भाई साहब, पुलिस नहीं उस वक्त, केवल हमको कभी पुलिस याद नहीं आई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ पे हम असहमत हों अपनी माँ से और हमने सोचा हो कि पुलिस को बुलाते हैं, क्योंकि असहमति का मतलब होना था धुनाई। और धुनाई में उस वक्त केवल यमराज याद आते थे कि उठा लो बस, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, उठा लो। अब बचपन से ही एक ही भाव था, बस महाराज बुला लो, जहाँ भी हो तुम, अपनी भैंसी बैठो, चले आओ, चारा खा रहे दूसरे खेत में घुस के, सब गेहूँ खाई गई है, बैठो लब से भैंसा ले चले आओ, सीधे यहाँ से ले चलो, हुई गवा। लगता था बचब ना, ये कीला पड़ रहे हैं भच भच पीठ पे। आज रील की हड्डी जो है अब ये दोबारा जुड़ेगी नहीं, टूटी नहीं कभी, जोड़ने के भय में हमेशा रहे, अब बेहद मजबूत है। अच्छा, दिवाली आ रही है, मतलब ये अपन शनिवार को ये पॉडकास्ट, ये 3 ताल का ये वाला एपिसोड, मतलब हमारी मार की कहानी सुनकर तुमको पटाखे याद आ रहे हैं। हाँ वही, बिल्कुल। तो उसमें ये है कि शनिवार को आएगा और फिर एक दिन है रविवार। बहुत सारे लोग रविवार को सुनते हैं क्योंकि लंबा होता है, शनिवार रविवार मिला करके, और सोमवार को दिवाली है। तो इसलिए हमने सोचा कि पटाखों पे बात करनी चाहिए। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो उनके बीच में काफ़ी बम हाँ आतिशबाजी हो रही। तो यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखो यार, इनके बम फुस्सी हैं, उनसे प्रदूषण हो ही नहीं रहा, खाली दिवाली के छोटे छोटे पटाखों। यूक्रेन में कोई नहीं कह रहा प्रदूषण हो रहा है, पहले से ग्रीन है उनका एयर इंडेक्स, हमारे यहाँ पहले से रेड है। तो ये बात। लेकिन ये कि आप ये बताइए, पटाखे आपके यहाँ जलाए जाते थे कि फोड़े जाते थे कि दगाए जाते थे? तीनों। जलाते भी थे, हाँ, और छोड़े भी जाते थे। छोड़े भी जाते थे, फोड़े भी जाते थे, छोड़े भी जाते थे। आपके यहाँ तो जैसे हमारे यहाँ एक जो सबसे पुराना परंपरा रही है आतिशबाजी की, उसमें हथगोला वाली परंपरा कि कंकड़ी और पोटास बारूद एक साथ बांधा मेरा हुआ। फेवरेट पटाखा लहसुनिया, छोटका है तो लहसुनिया, बड़का है तो हम कहते थे डम्बोला लहसुन चाहिए। और एक मियाँ जी थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बड़े अच्छे आतिशबाज थे। प्लास्टिक के पन्ने में बंधा होता था? नहीं, हमारे यहाँ उसके ऊपर वो सुतली से बंधा होता था अखबार में, और ऊपर से उस पर पतंगी कागज चढ़ा हाँ, था। यही वाला होता था। तो सिंघाड़े जैसे वो दिखते थे, और एक डलिया हमारे पिताजी ले आते थे। अच्छा, अंदर के पत्थर दिखते थे। प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक उसमें इंटरफेयर नहीं करता उसमें? ना, वो तो उसका सारा खेल फोर्स का है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक फटेगा नहीं तो दगेगा नहीं, प्लास्टिक को फाड़ के दगेगा। सारा खेल फोर्स का, काइनेटिक एनर्जी पे है वो जब पहली बार तब नए आए थे, मैं छोटा था, तो एक जिस घर में हम रहते थे तो बगल में एक मुझसे 1-2 साल उम्र में छोटा एक बच्चा रहता था, मेरी 8-9 साल उम्र रही होगी। तो मैं उसको रात में अंधेरे में, छत थी ऊपर ले गया, हाथ में मैंने लहसुनिया 3-4 ले लिए। मैंने कहा यार, मैंने एक जादू सीखा है, एक शर्त है, बस किसी को बताना नहीं है। बोले ठीक। तो मैंने कहा अंटाली मंटाली मुनुआक महतारी पूछ पकड़ के दही मारी छू अच्छा, और जोर से फेंक के मारा दरवाजे में, और वो डर गया। उसमें वो चिंगारी से निकली, बड़ाम की आवाज हुई। बोला भैया ये कहाँ सीखा? तो सिखा दो। तो उसको भी मंत्र बोल के मैंने कहा एक बार ट्राई करो। बोले तुम ठीक, तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा आत्मा, इसलिए तुम्हारा नहीं निकला। तो मेरा पहला अनुभव वो था उस। नहीं तो एक तो ये फोड़ने वाले होते थे जो पटक करके जमीन पे, तो लहसुनिया। अब पिताजी हमारे एक हम उनके बहुत फेवरेट वो रहे आतिशबाज, हमारे गांव के पास के ही,
कटघर में थे, तो उनके पास से वो लहसुनिया ले आते थे। तो एक डलिया में छुटकी वाली लहसुनिया भर के ऊपर से कागज़ आगे लपेट के वो बाकायदा बंधा हुआ डलवा आता था, उसको दाएं दाएं पटक के, अच्छा फर्श पे उसको जब पटक के मारते तो और ज़्यादा गम, जो सीटी वाली बाद में और प्रतिध्वनि फर्श होती पे थी। ना निशान रहते थे। हाँ, हाँ। और लगता था कि किसी ने स्ट्रोक किया है ना। तब क्रिकेट का शौक होता था तो मैं दौड़ते हुए आता था, ऐसे बॉलिंग एक्शन लेता था, फिर फेंक के मारता था। लेकिन उसमें कई बार पैर के ठीक पास फिर छिट्टियाँ छर्रियाँ आकर के पैर पे टकराती थी, हाँ। जिनसे घायल कभी नहीं होते थे लोग, लेकिन भय रहता था। तो एक वही तो जो अच्छे पटकने, बच्चे होते हैं आगे चल के बम बनाना सीख लेते हैं उससे। हाँ, तो ट्रेनिंग है। दूसरा क्या होता था जिसमें छोड़ा जाता था, जैसे रॉकेट छोड़ा गया है ना, या सरक पत्ताली उसको हम लोग क्या कहते थे, क्या? सरक पत्ताली, रॉकेट को? हाँ, अच्छा। जो सड़क के पाताल तक जाएगी वो सरक पत्ताली। सरक पत्ताली। तो ये सरक तो बिल्कुल पत्ताली है दावानल ना? टाइप हो गया। हाँ। फिर उसके बाद में फिर ये कुछ आते थे जिनमें आवाज़ नहीं होती थी, रोशनी होती थी। उसमें जो सबसे पुराना, और वो उसके वीडियोस जब मैं देखता हूँ या उसकी इमेजेस फोटोग्राफ्स जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि कम से कम 150 साल पुराने फोटोग्राफ्स हैं आतिशबाजी की, उस एक चीज़ के जो अचानक से भी बारातों से गायब हो गया। नहीं तो बारातों में, बारात के आगे आगे बहुत इस्तेमाल होता था। उसका नाम था महताब। एक लकड़ी होती थी, मतलब एक बेंत ऐसा होता था दरअसल कागज़ का, उसमें आग लगा दीजिए तो आग थोड़ी सी निकलती रहती थी, तमाम चिंगारियाँ और सितारे गिरते रहते थे और रोशनी बहुत सारी होती थी, धुआं बहुत सारा छोड़ता था। महताब से खूब सारा धुआं और खूब सारी रोशनी होती थी। तो महताब की रोशनी बारात में आगे आगे महताब जलाते हुए चलने की रिवाज थी। अभी भी है कहीं कहीं। हाँ, अभी अंदर है आंचलिक उसमें। आपने बारात बोला तो अब मैं समझ गया कौन क्या चीज। तो महताब ऐसे एक आदमी लेकर के आगे जलाता हुआ चलता कूट होता है ना, मतलब हार्ड जो कागज होता है, कूट जिसको बोलते हैं, कवर जिससे बनता है, हाँ। उस तरह का मटेरियल होता था। हाँ, पहले था उसमें क्या करते थे कि अखबार में लेई चिपका के फिर वो अखबार, फिर लेई, फिर अखबार, तो 4 परत का अखबार, तो वो गत्ते बराबर सॉलिड हो जाता वही गत्ता, और उसी में माल दबा करके उसको रोल करके फिर बाद में जो आप बता रहे हैं कि वो एक्चुअल फैक्ट्री में बनने जब शुरू हुए गत्ते में, तो वो गत्ते से रिप्लेस हो गए। गत्ते के ऊपर कलरफुल कागज जो गिफ्ट वाले होते हैं, हर जगह पतंगी कागज, वो लगा देते थे। पतंगी कागज हर जगह, जो सबसे हल्की वाली शीट होती है, तो वो लगा करके पकाने का हिस्सा उसमें चमकीला कागज रखा जाता था और जलने वाला हिस्सा उसमें पतंगी रखा जाता था। तो वही आइडेंटिफायर था कि जो चमकीला है इसको आपको पकड़ के रखना है और जो पतंगी है उसमें जला देना है। तो ये होता था। कई लोग उल्टी सिगरेट जलाने वाली स्थिति भी उसमें महताब में कभी कभी होती थी। मैं सुनाऊंगा ये कभी। है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इससे आगे जो था, अब आजकल तो शहरों में कई सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि अनार मिट्टी के होते थे। हाँ, मैंने देखा। जबकि अनार मिट्टी के ही होते थे, है ना। डलिया में मिट्टी के गोला धरे रहते थे, उनके ऊपर एक चौपी अरबी कागज की चौकोर चौपी चिपकी रहती थी। और जो अनार जलाने के दक्ष होते थे उसकी शर्त ये होती थी कि एक तो उसको मोमबत्ती से जलाने के चक्कर मत पड़िए, न उसका भट्ट जो है मोमबत्ती का वैक्स जो है वो बंद कर देगा मोम। दूसरा क्या है कि उस अरबी कागज को एक नखून मार के हल्का सा खुरच दीजिए तो वो ऊपर हल्का सा पाउडर आ जाए। और अनार जलाने के लिए या चकरी जिसे कहते हैं, उसको जलाने के लिए सबसे बेहतर टूल है कि आप एक छुरछुरैया ले लें, फुलझड़ी जो कि तार में लपेटा हुआ बारूद है। हाँ, तो छुरछुरैया के एक ही स्पार्क में अनार झूस देता था एकदम। बाद में वो कागज के तिकोने अनारों से रिप्लेस हो गए, जो मुझे आज भी अच्छे नहीं लगते हैं, ना देखने में और ना चलाने में। उनकी ड्यूरेशन भी बहुत कम है कागज वालों की, और वो कागज बाद में चलता रहता है। आतिशबाजों से मैंने लाइन से अनार जलाना सीखा कि अगर बैक टू बैक अनार जलाना है तो उसका क्या तरीका है। अच्छा, उसमें अनार के बुझने से ठीक पहले दूसरे अनार के मुंह को उस अनार के मुंह पे पट से मारा जाता है, उसका सीधे रख देना होता है और वो चलने लगता है। अच्छा। तीसरा अनार लिया, पट से मारा, फिर सीधा रखा, वो चल रहा है। आप लाइन लगा सकते हैं रोड पे अनारों की ऐसे। ये तरीके हैं जिससे हम लोगों ने जो आतिशबाजी के एक बीमार 100 है ना। बियर की बोतल से बढ़िया टूल कुछ था नहीं रॉकेट के लिए कि उसका जो कर्वेचर था ना वो उसको एकदम बरत के रखता था 75 डिग्री पे, क्योंकि सारे दूसरे बॉटल की ना हाइट कम होती है तो फिर रॉकेट टेढ़ा हो जाता है। लिम्का वाली में 45 डिग्री पे हो जाता है। पहले गोल्ड स्पॉट की बोतल आती थी, इसमें जो है ना 80-75 तक ही रहता है। हाँ, तो वो सीधे ऊपर जाएगा, रोशनी करेगा।
आपने यहाँ परसदीपुर से राकेट छोड़ा, टंटापुर में छपरे में गिरा, ठीक नहीं भैया। कोई याद आया आतिशबाज से, एक कहानी अभी जमशेद ने अपने शो में, जो जमशेद का नया शो है स्टोरी बॉक्स, उसमें लिखी है गुल्लू आतिशबाज। तो वो एक रिकमेंडेशन है, सुनिए, बहुत बढ़िया कहानी। वाह। तो ये है। फिर इसके बाद में बमों की जो परंपरा, उसमें 2 तरह के बम रहे। इसमें सबसे मजबूत जो बम होते थे उनकी एक ही पहचान थी कि वो सुतली बम होंगे। सुतली बम 2 तरह के होते थे। एक सुतली बम जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसको एटम बम का स्टिकर लगा के बेचना शुरू किया गया, एटम बम वो बोलते थे। हरा सुतली वाला बम होता था। तो हरा होता था चौकोर टाइप का, या उसके ऊपर कभी कभी वही अरबी कागज चकत्ती वाला जिसमें कि चमकीला। गोल सील होता था उसका, हाँ। जो भी कंपनी बनाती थी वो उनका सील अच्छा। को खोलेंगे तो उसमें उसका इतना लंबा फुंतलू निकलेगा, और उसमें फुंतलू में आग लगा के आप निकल लीजिए। तो वो बहुत बुलंद आवाजा है ना, तो उस तरह का वो रहता था। लेकिन एक उसका बाप होता था जो शहरों में मिलता नहीं था दुकानों पे, वो बनता था गांवों में और शादियों में या बाकी पर परोजन में यूज होता हाँ, वो जो हरा नहीं होता था, रस्सी हाँ, होती थी। रस्सी से बंधा हुआ। हाँ। और देखने में एकदम छछूंदर लगता था, कि लगता था एक झब्बे में ये 100 ठे छछूंदर रखी हैं। तो छछूंदर जैसा दिखने वाला बम, उसकी आवाज़ जो है ना, उसके बाद में फिर 30 सेकंड तक हाँ, अगर आपके पास अगर वो दग गया है तो कान, ऐसा एकांत मिलता, लगता था कि बस अपन जो है ना चंद्रमा से आगे निकल निर्वात की तरफ चल रहे हैं एकदम। और वो जहाँ भी फटता था बॉम्ब भी, चौकोर वाला, तो वो भी लोगों का पहला रिएक्शन होता था कान बंद करना। हाँ, पहले ही। तो ये इन सब का एक ही गुण था कि इन सब की कुव्वत एक बार कलंदरी की थी। एक आवाज़, एक रोशनी, है ना, एक दूरी, इस तरह से था। तो इसमें फिर चेंज वहाँ से आया जहाँ पे आतिशबाजों ने व्हील्स बनाने शुरू किए गोले के, कि बांस को पतला फ्रेम, बांस को काटा चीरा, उसके फिर पतली पतली फन्नियाँ निकाली और फन्नियों को गोल लेकर के एक जगह पे बांध दिया, तो एक गोल रिंग बन गई। उस रिंग को उसमें जगह जगह पे गोले उन्होंने लगा दिए, सेट कर दिए। शादियों में बहुत होता था। तो शादियों में 2 तरह के होते थे। एक तो उजाले वाले अनार जैसे होते थे, और उसमें कई बार वो ऐसा अरेंजमेंट रखते थे कीला पे उसको रख के, कि जैसे ही एक अनार चलेगा उसके फोर्स से वो घूमने लगेगा, है ना, और फिर धीरे धीरे दूसरा जलेगा, फिर धीरे धीरे तीसरा जलेगा। जैसे मैं एक अनार से दूसरे अनार जलाने की बात कर रहा था, वैसे ही वो एक से दूसरा जलता रहता था, और कुछ देर तक वो व्हील ऑफ लाइट घूमता रहता था। आप सत्यजीत रे की पुरानी फिल्मों को देखेंगे या ऋत्विक घटक की फिल्मों को देखेंगे, तो शादी के जलसा घर, जिस फिल्म का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उसमें जमींदार की शादी में आतिशबाजी के कुछ शॉट्स हैं ब्लैक एंड वाइट में। उनको आप देखें तो आपको पुरानी आतिशबाजी समझ में आएगी कि कैसे होती थी। तो ये गोले लगा करके, गोले भी जलाने का सर्किल व्हील उसी तरह होता था, लेकिन वो फिक्स रहता था। और उसमें ये होता था कि आप एक चीज़ में कागज़ की एक आपने रिंग बनाई है, उसके साथ गोले बंधे हुए हैं। तो जैसे ही वो जलेगा, जिस स्पॉट पे आपने उसको कागज़ के साथ थाम के रखा है, वो कागज़ का जलना और गोले का गिरना, ये दोनों साथ होगा। तो पलीते में आग लगी, गोला नीचे चू गया, कुछ देर बाद दग गया। आग आगे बढ़ती गई, उसने दूसरे पलीते में आग लगाई, वो गोला नीचे चू गया और दग गया। फिर उसके बाद वो आग आगे बढ़ती गई, तीसरे पलीते में आग लगाई। इसमें एक आध गोले बच जाते थे जो सवेरे बच्चे बीनते थे हेर के। इन सारे गोलों के बीच होती ही थी। उसमें लड़ी की भी बहुत सारी लड़ियां जो यही जो एक चीज है, उसको सीको बोलते हैं। हम लोग उसको बोलते थे मिर्ची, कोई जगह पे मुर्गा छाप भी बोलते हैं। हम मुर्गा छाप ब्रांड था। हाँ, मुर्गा छाप सबसे पॉपुलर ब्रांड सबसे पॉपुलर ब्रांड था और सबसे रिलायबल ब्रांड था, एकदम रिलायबल। जैसे लक्ष्मी का रंग, अब मुर्गा का आतिशबाजी, ये एकदम तय था कि इनका जवाब नहीं है। लक्ष्मी ब्रांड का रंग मिल जाए तो पक्का चढ़ेगा, रेत नहीं निकलेगी उसमें, रंग चोखा होगा। ड्रम में एक डिब्बा घोल दीजिए, टिन के डिब्बे में चौकोर रंग आता था, एक डिब्बा एक ड्रम में घोलिए, बढ़िया रंग बनता था। आजकल क्या ऐसा रेत वाला रंग आ गया है प्लास्टिक के डिब्बों में, 1 किलो घोल दीजिए, एकदम लगता है कि बाल्टी में नील है, नीला दिख रहा है, चढ़ेगा कहीं नहीं, उस तरह का। तो ये मिर्ची जो है ना, ये एक नया इनोवेशन था कि उसको हाथ से फोड़ते थे, ज्यादातर हाथ से। हम लोग ये करते थे कि मिर्ची की लड़ी आई हैं 4, चारों को एक साथ अगर लगा दिया एक एक करके, तो 4 बार में मजा लेना है। और इसमें कोई बहादुरी नहीं है, हम तो लड़ी जलाते नहीं थे, तो एक एक करके जलाते थे। हम वही करते थे, उसको पहले खोल देते थे, लड़ी खत्म हो जाती थी, सब खोल ली, उसके बाद फिर गेट पे एक मोमबत्ती लगाए, सब बिल्कुल आते हैं तांगा,
इक्का, साइकिल, कार, कोई आ रहे इससे कोई फर्क नहीं, जय छुआया वो जा रहा है, ये छुआया वो, अगर कोई वहां से गरिया के लेके तो अपने और आनंदित हो गए, ठीक है। कभी कभी ये होता था कि इस खेल में पलीता जल्दी से फेंकने की टाइमिंग गड़बड़ होती थी और हाथ में दग लेता था, तो कुछ देर के लिए कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, नुकसान नहीं होता था, तीनों उंगलियां थोड़ी देर के लिए स्फीत हो जाती थी, इन पे बारूद का डस्ट होती थी और वो मोमबत्ती बुझ जाती थी, तो जाके फिर एक दूसरी मोमबत्ती ला करके इसको जलाया जाता था और इस प्रक्रिया को जारी रखा जाता था। हमेशा आतिशबाजी खत्म होने तक ये आभास नहीं होता था कि कितने जले हैं। जलने का पता आखिरी आतिशबाजी के सामान के खत्म होने के बाद होता है, यार जल गए। और 12 बजे के बाद ना रुदाली चालू होती थी, और जितना जले पे रोइए दिवाली में उतने ही जूते पड़ते थे। कहा था मत करो हरामखोर, बाज नहीं आओगे। तो ये एक ही चीज पे और जूता चलता था, गाय वाय की तरफ आतिशबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हमने देखा है घर में कि गाय किस तरह से विचलित हो जाती है, और गाभिन गाय के तो आसपास कतई वर्जित होता था कि आप गोला उला उधर दागेंगे नहीं, क्योंकि वो बच्चे तक गिरा देती थी भय से, डर से, खूंटा तोड़ के उखाड़ के भाग जाती थी। तो ये सारे आतिशबाजी। लेकिन बाबा आपके पास वो होता था, एक टैबलेट सा होता था, जिसको आग लगाओ तो सांप निकलते। हाँ, वो सबसे घटिया मुझे स्नेक लगता था वो। स्नेक उसका नाम था। बहुत जो है ना उसका दुर्गंध भी होता था। हाँ, हाजमोला टाइप का होता या कुछ, हाँ हाजमोला टाइप। नहीं है ना, वो सल्फास टाइप गोली होती हाँ, थी। बहुत ही आज घटिया लगता था, मूड खराब हो जाता था। लेकिन इन सबसे ज्यादा मजेदार जो था ना तब, वो ये था कि एक दो तरह की पिस्तौल आती थी। हाँ। एक आती थी चुटपुटिया वाली, जिसमें वो लाल वाली बेल्ट लगती थी, है ना, या पहले उसकी टिक्की आती थी, हाँ, है ना, तो गोल टिक्की आती थी, और वो उसमें एक पिन में छुपा के अगर आप छोड़िए उसको, जैसे बोर्ड वाली पिन होती, क्या कहते हैं उस गेम को, डॉट, वैसे ही डॉट की पिन आती थी। तो उसमें उसके मसाले पे हल्का टच करा के फंस जाएगा, फिर उसको दीवार पे, फर्श में, कहीं पे भी आप फेंकेंगे तो जाएगी, और जहाँ पे भी गिरेगी पटाख से आवाज आएगी। तो वो एक तरीका था। दूसरा था कि पिस्तौल आती थी, तो पिस्तौल में वो एक एक करके रख दीजिए और पट पट करके लगाइए तो दगती थी। उसी वाले को बाद में एक रिवॉल्वर आई, नहीं उसी को हाँ, दीवार से पूरी, हाँ, जिसमें पूरी बेल्ट लग जाती, रील लग जाती, चट 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 करते रहिए, चिंगारी मारते हुए फटती रहेंगी। कभी कभी उसका खटका फंस जाता था, उसका रिपेयर हम लोग सीख गए थे बचपन में। वो पिस्तौल का आना और हमारा इंजीनियर बनना एक साथ हुआ। वो एक पहली चीज थी जिसको हमने सबसे पहले, मैंने उस पिस्तौल को 2 साल चलाया है। नहीं, हम तो डिसमेंटल करके फिर से बांधते थे, चालू रखते थे उसको, और कभी कभी स्कूल लेके चले जाना। और अपना चोर सिपाही का खेल कितने महीनों दिवाली के बाद उसी के सहारे चलता था। लेकिन इस तरह की जो, और अच्छा इसको जो आप कह रहे हैं, इसको दीवार पे रगड़ दिया तब भी दगती थी, है ना, फर्श पे, दीवार पे, कहीं पे भी। तो उसमें भी कभी कभी उंगली वो हो जाती, उंगली चलिए सुन्न हो जाती थी, यहाँ से नखून ठोस हो जाता था, और कई बार वो फुस्सी भी निकल जाती, जैसे माचिस। तो माचिस का जलना और उसका चटकना लगभग एक ही थ्योरी पे बेस्ड था। इन सब के बीच में एक, उसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते थे काग वाली बंदूक, कार्क वाली, बेसिकली उसको हम लोग कहते थे काग वाली। तो एक गत्ते का कार्क आता था जिसमें बीच में पोटास होता था, ऑरेंज कलर का, कई बार ये होता ना, उसके ऊपर कागज लगा रहता था। हम लोग लगता था अंदर क्या है इसमें, तो एक आध बार उसको खोल के भी देखा गया कि भाई इसमें ये ऑरेंज कलर का सिंदूर जैसा कुछ मसाला है, पोटास उसका। और उसमें एक पिस्तौल में, उसके बैरल में एक कील होती थी लंबी, जिसको आप पीछे खींचिए तो वो आके एक जगह फंस जाती थी। फिर उसमें आगे काग को सेट कर दीजिए और बलाम से मारिए तो उसकी आवाज़ ज़ोर से होती थी। तो चिट चिट वाली नहीं थी, बलाम वाली आवाज़ थी, थोड़ा ऊंची आवाज़ थी उसकी। तो कार्क वाली बंदूक जो है वो ज़्यादा पॉपुलर रहती थी। लेकिन कार्क को भूनने का तरीका बंदूक से कभी था ही नहीं। उसी कार्क से अगर सुतली बम का मज़ा लेना है तो 2 टूल्स को यूज़ करना हम लोगों ने खोजा, एक ब्रिक टूल और दूसरा हैमर टूल। फर्श पे या पत्थर पे उस कार्क को रखा और उसके ऊपर बैठ करके एक साबुत ईंटा खड़ा खड़ा बंद से मारिए तो कुछ देर के लिए वही एकांत वाला सीटी वाला आवाज आता था। बहुत सुकून है जीवन में। कुछ नहीं दे रहा, मातारी गरिया रही है, भैंस रंबारी बगल से बस गई है, कुछ आवाज। विजुअली सोच रहा हूँ कितना अच्छा फिल्म का सीन हो सकता है ना। हाँ। इसके पहले गाली आ रही थी, ये किया सब। हाँ, जैसे ब्लैक फ्राइडे में है कि कुछ देर के लिए फिल्म म्यूट चल रही है। आजकल रोहित शेट्टी की फिल्मों में ना जब चांटा मारते हैं
तो ये वाला हाँ ये हो जाता है। झन से जो होता है ना टिंग वाला। और दूसरा जो हैमर टूल था ये उससे भी एडवांस था। उसी पत्थर पे या रोड पे खास करके, पत्थर कहाँ से लाया जाएगा, पत्थर कितनी हथौड़ी झेलेगा, तो रोड पे एकदम बढ़िया सड़क पक्की है, कहाँ रखे गए, हथौड़ी लेके बगल में बैठ जाइए ऐसे, है ना, मतलब अपना मुंह टलहुआ होकर के दाहिना हाथ जितना खोल सकता है योग की मुद्रा में, है ना, उतना खोल करके हथौड़ी से भन से एक हथौड़ी देनी है बस। और जो ईंट वाला था ना उससे भी एडवांस आवाज, ज्यादा मेटालिक हाँ साउंड के एकदम साथ, बहुत कमाल का, एकदम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, है ना। तो वो ये सब जो है वो बहुत कमाल के रहे हैं। पड़ाका बोलते हैं कुछ हाँ, जगहों पे, पड़ाका। हमारा हम पड़ाका, लोग पड़ाका बोलते हैं। पड़ाका। हम सब पड़ाका बोलते हैं। हमें दिवाली में छोड़ने की इजाजत नहीं थी। हम्म, हमारे यहाँ एक दिवाली की रात को एक लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे बहुत लोग काम आ गए थे, तो इसलिए मतलब हम दिवाली में, और ये इंतजार हो रहा था कि हम दिवाली कब मना पाएंगे। तो जब अपन छोटे थे तो बल दिवाली मनाना मना था, तो पटाखे सभी छोड़ते थे, हम नहीं छोड़ते थे। हम सारा बदला जो है ना वो छठ में लेते थे। हम छठ में पटाखे छोड़ते थे, हाँ। एक राउंड शाम एक राउंड सुबह। तो वो दिवाली पे ही खरीदे हुए बचा लिए जाते थे। हाँ, वो दिवाली पे ही खरीद लेते थे। हाँ। पर अपन दिवाली बाद में क्या हुआ कि वो एक मतलब लोग डेस्परेट हो गए थे कि यार इतने बरस बीत गए और मतलब दिवाली हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ सिर्फ दरवाजे पे एक दिया जला दिया जाता था, दैट्स इट। और काली पूजा में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, पर दीपावली नहीं होती थी। तो फिर वो हुआ कि किसी के यहाँ गाय ने बछड़े को जन्म दिया तथाकथित रूप से, तो हुआ कि नहीं मनाएंगे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये था कि यार इस दिन को हम लोग कैसे मनाएं। फिर अब तो खैर परिवार में जो है बच्चों का जन्म उस दिन हो गया, तो अब जो है वो लोग खुशी खुशी मनाते हैं। पर मेरी दीपावली की जितने भी पटाखे थे वो छठ में यूज होते थे। उस दिन हम दूसरों को देखते थे चलाते हुए। हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो। एक तो ये है कि अगर दिवाली के दिन ही सारे पटाखे फोड़ दे तो तब भी पिटाई होती थी, क्योंकि गोधन में क्या बचेगा। हाँ, वो भी है ना, बचता है 5-6 नेक्स्ट डे दिन के लिए तक। बचाने ही होते थे, नहीं तो अगले दिन भी के लिए ही बिल्कुल। कहते थे पेरेंट्स बचा। तो वो होना ही होना है। दूसरा क्या है कि हम लोग ये सिलसिला होता था, अहोई अष्टमी पे बच्चों का व्रत होता है, तो एक गोला अहोई अष्टमी पे तब दगाया जाएगा जब तारा दिखेगा। तो गोला दगा के आप संकेत देते हैं कि तारा इज आउट, माता जी व्रत खत्म करो, बोलो तारा रा। बोलो तारा रा। उसके बाद फिर धनतेरस पे, फिर नरक चौदस पे, फिर दिवाली पे, फिर अन्नकूट या जिसे हम गोधन पूजा कहते हैं, गोवर्धन। तो ये पूरा क्रम था। और इसके बाद में कतकी के मेले में देव उठौनी पे गोला दगता था। तो आतिशबाजी का समान वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी पूरी एकदम। पटाखा दगाने वाले जो लोग होते थे उनका भी वो कैरेक्टर होते थे। जैसे गली में एक भैया ऐसे ज़रूर होते थे, वो जो बड़ा वाला मोटा वाला बम होता था उसका फुंदड़ू वो आगे से थोड़ा सा दांत से छील देते थे, है ना, दिखाने के लिए। हाँ, छील के उसको फिर उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता था, तो उसको वो लगाया, छील के उसमें माचिस लगा दी। अब उसमें मज़ा तब आता था कि जब दग नहीं रहा है, अपना जो टाइम ले चुका है, थोड़ी देर के बाद वो हाँ ऑफ हो जाता था। हाँ, नहीं इनको छेड़ने के सडनली हाँ वही 94-95 में अचानक से एक बार रिजर्वेशन को लेकर के फिर से बहुत बवाल हुआ था। तो उसमें हम राजकीय इंटर कॉलेज में उस वक्त स्टूडेंट थे, और तब कुछ बच्चों ने वहाँ पे, जो हम लोग से काफ़ी सीनियर थे, मतलब 12वें वगैरह के स्टूडेंट थे, 11वें के थे, हम लोग 10वें में थे, तो सीनियर थे, उन्होंने कुछ तरीके इजाद किए थे असेंबली को डिस्टर्ब करने के और क्लासरूम्स को डिस्टर्ब करने के। बिना महक वाली अगरबत्ती, अधिकतर जो मतलब पहले 1 रुपया 2 रुपया में इतनी गट्ठी आती थी पूरी, है ना, उसमें कुछ नहीं होता था, केवल बुरादा ले जो है लपटा रहता था, जलाइए केवल धुआं होता था, उनसे खुशबू कभी नहीं आती थी, और गुच्छा गुच्छा भर के लोग जलाते थे मंदिर में उसको। बेचारे सेब और केले पे जो बीतती थी उन अगरबत्तियों की वजह से वो शंकर भगवान ही जानते हैं। गैया भी खाना पसंद नहीं करती है, बहुत टू मनी, इतने कांटे वाली मछली में कैसे खाऊं तो उस अगरबत्ती में सुतली वाला ये जो बम मैं बता रहा हूँ, हरा वाला नहीं, बेहुता गांव वाला, उसको उसके उसमें पुंतलू में अगरबत्ती बांध दी, और अगरबत्ती को सुलगा करके असेंबली जहाँ पे होती है उसके मंच के पीछे किसी चीज़ से ढका के अपना, कि उल्टा डिब्बा पड़ा है, कुछ पड़ा है, कॉइल लगा के भी, मच्छर वाली कॉइल लगा के भी किया। हाँ, मच्छर वाली कॉइल से भी होता था,
लेकिन ये अगरबत्ती सीधी वाली जो है ना, वो लगा के अपना, और अगरबत्ती सुलगा के अपना धीरे से निकल लिए। सुलगते सुलगते अगरबत्ती, खुशबू कहाँ से आ रही है? एक बार तुमको याद है, हमारे 2 अध्यापक और प्रधानाचार्य जी और 4 बच्चे प्रार्थना करवाने वाले जीआईसी में मंच पे खड़े होकर प्रार्थना, और जंगल मन चल रहा था। और तभी बड़ाम से बात आवाज आई, प्रधानाचार्य जी बैठ गए। मतलब उनके घुटने जो है ना आगे की तरफ गए बड़ाम की आवाज से, और भच्च से वो अपना दोनों कोला लेके जम गए। और थोड़ा भारी भरकम थे, हम लोग उनको बगीरा बुलाते थे। तो क्या, बगीरा गिर गए, पूरी असेंबली में हल्ला हो गया, बच्चे भाग। अच्छा, बम फूटने की एक बहुत सुविधा होती थी, किसी को कोई क्षति नहीं होती थी, लेकिन कोई भी लाइन बचती नहीं थी, बच्चे भाग जाते थे। मान लिया जाता था कि असेंबली डिस्पर्स। वो अघोषित उद्घोष था अराजकता का। हाँ, उसके बाद फिर तो उसमें ये कहा नहीं आता था कि आप लोग जाएं, इसका कोई इंतजार नहीं करता था। सब भागना ऐसे शुरू होते थे, चारों दिशाओं में बच्चे भागना शुरू होते थे, जैसे लगता था कि किसी ने ढेला मार दिया है छत्ते में, अब सब दिशाओं में जा रही हैं। उसी कालखंड में मैं रहता था एक हॉस्टल में, और छात्र जैसे होते हैं तो 2-4 बम तो रखते हैं वो। आग लगाने वाली नहीं, बम फोड़ने वाली, घातक टाइप की। तो वैसे था, पर सनी देओल वाला रेफरेंस दिया था हमने। उनको एहसास नहीं होता है कि हमारे पास बम भी है, क्योंकि इतना सामान्य सी चीज़ है। तो कुछ हम लोग 2-4 लोग छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में घर नहीं गए थे, क्योंकि उसके ठीक बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले थे। तो हमने कहा कि यहीं पे रहा जाएगा। अब पटाखे छूट रहे हैं चारों तरफ। आप लोग हॉस्टल में? हाँ, और हम लोग मतलब प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे, जिसमें जो जिनका घर था, जिनका हॉस्टल था, उनका घर बिल्कुल सामने था, और आंगन एक बड़ा सा था। तो उनके घर में बच्चे जो है ना, इधर आंगन में फोड़ रहे हैं, तो गुस्सा तो आता है ना, जला रहे तब से। हाँ, और वो भी चिटपुट टाइप हाँ। का। तो इन्होंने एक ने जाके बोला भी कि चाचा, ये आप लोग उधर छोड़िए ना, सामने सड़क पर, ये इधर छोड़ रहा है। सुनारो चले जाओ, पढ़ाई के लिए यहाँ है, और यहाँ पे इतना, हालांकि पढ़ नहीं रहे थे उस टाइम में। तो नहीं, हम लोग नहीं पूछेंगे क्या कर रहे थे दिवाली की शाम की भाई। ठीक है। तो जब बच्चों से तंग आ गए, तो एक जो है वो सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पे गए, और वहां से उन्होंने एक टपका दिया नीचे। तो इतना 12 इंच आधा तसला सन्न वाला नहीं था, मतलब कान का पर्दा फटने टाइप का, जो कि वो ऊंची बिल्डिंग थी, चारों तरफ से बंद थी, और बीच में एक आंगन था, वहां पे गूंज। वाह। तो दौड़ते हुए आए वो, लुंगी संभालते हुए, कि बेटा ये क्या था? पटाखा था अंकल। बोला, बेटा पटाखा तो नहीं था, ऐसा तो पटाखा नहीं होता, कुछ तो और था। तब तक पुलिस आ गई। पुलिस उतने पटाखों में ये डिसर्न कर ली कि ये पटाखा नहीं है। उनके लिए रोज का है ना, मालूम है। वो घूमते घूमते वो उनके दरवाजे पे खटखटाए, पूछी कि इधर कुछ हुआ है क्या? उन्होंने कहा नहीं, पटाखा छूट रहा है। पुलिस बोलती है, पटाखा तो नहीं लग रहा, पटाखा तो नहीं लग रहा है। मक्खी जो है नकली में भी असली बर्फी खोज ही लेती है। ठीक है। और उसके सुबह जो है उन्होंने मेरे, मतलब उसके 2-4 दिन बाद, जब मेरे बड़े भाई, चचेरे भाई जो मेरे बड़े हैं और मेरे गार्जियन थे, उन्होंने वहाँ पे मुझे जगह दिलवाई थी। वो आए तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने बोला ये तुम्हारा भाई है, ऐसा तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। अरे बाप रे। ठीक है। कुछ, हालांकि मैंने न गिराया था, न मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था, पर आप थे आप। और एक 84 में कहाँ थे? वही वाला सब। एक जो घटना मैं बताना चाहता था, वो कि एक पटाखा आता है, रॉकेट नहीं होता वो, उसमें 3 का आता है या 5 का आता है। हाँ, होता है। हाँ, जिसमें आप एक तरफ लगाते हैं, फिर एक ऊपर जाता है, फिर दूसरा ऊपर जाता है, फिर तीसरा ऊपर उसको जाता कहते हैं है। 10 आवाजा। हाँ, कोई 5 वो होते था। हैं, कोई 20 होते हैं, कोई 10, लेकिन 10 वाला जो है उसके लिए 10 आवाजा तो उसका एक नाम बहुत है। उत्साही बालक थोड़ा सा रसरंजन के पश्चात माथे पे रख रहा था उसको, और इधर से कोई पलेता लगा उल्टा रख ली। माथे से ही फटाफट ऊपर जाता था। एक उसने उल्टा लगा तो उसकी जो चुचरी थी वो ऊपर थी, और लगाने वाले ने, आग लगाने वाले ने नोटिस नहीं किया उसको, तो मछली की आग दिख रही थी। ठीक है। तो उसने उसे लगाया, तो लॉन्च हो गए इसरो। वो पटाखा ही लॉन्च हो गया आसमान में। पहले खुसरो थे, फिर इसरो हो ठीक गए। है। वो पटाखा जो गुरुत्वाकर्षण ही नहीं, बल्कि वो जो फोर्स आता है, जिस फोर्स हाँ, से ऊपर उसके से जाता लिफ्ट हो है, गया। उसी से वो नीचे धकेला जाता है। लेकिन इस बार उल्टा हो गया, तो लिफ्ट हो गया। उसके हाथ से वो 10 और वो और आवाजा ऊपर खतरनाक चला गया। ठीक है। वो और खतरनाक, लेकिन- क्योंकि बारो आग पूरा। हाँ, उसके तो बाल जल गए,
वाह। और घायल हो गया, अस्पताल ले जाना पड़ा उसे। बाप लेकिन रे। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हमें तो। मतलब अगर वो कस के पकड़ा होता उसको, तो जिस वेग से वो जाता है, अगर वो ऊपर नहीं जाता पटाखा, तो उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता था। दिमाग को तो नुकसान पहले से पहुंचा हुआ था। लेकिन मैं ये फिर मानता हूं कि पटाखे पे इल्जाम जाता क्योंकि ये मैं उसका चश्मदीद था, रसरंजन। आप तो नहीं लगा रहे थे, आग बता नहीं रहे। रसरंजन का प्रभाव था। मैं ऐसे मामलों में ऑब्जर्वर रहता हूँ। ऐसे कामों को मैंने कभी भी अप्रूव नहीं किया है। खतरनाक वाले होते हैं ना, मैं कभी भी दिल से मेरे नहीं आया कभी ये भी कर लेते हैं, नहीं। हाँ, जैसे ये कौन क्या होता है जो पहाड़ पे चल के ऐसे जैना लेके कूद जाते हैं। हाँ, वो सब मैं बंजी शुरू से जंपिंग, नहीं चाहता था ये हो। पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग। हालांकि मैं इंटरवीन नहीं कर रहा था, मुझे बुरा लग रहा था ये हो रहा है और लोग मजे ले रहे हैं और सबको एक्साइटिंग लग रहा है, और वो एक्साइटिंग था भी। तो मैं देख करके मजे ले रहा था, पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। एक वो भी होता था ना, जब वो ये कोई पटाखा जल रहा है कि बुझ रहा है वाले फेज में, तो वो पहले कहते थे धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, अभी दगेगा, धोखा दे रहा है, तो भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं, पास ना जाओ, धोखा दे रहा है। फिर चप्पल निकाल के मारते थे। फाइनल उसी से चेक होता था। चप्पल निकाल के मारते थे तो पटाखा थोड़ा सा अलग हो जाता था जिस बेस पे रखा होता था, तो उसकी वो छुच्छी दिख जाती थी कि कितनी जल्दी। हाँ, हम लोग उसके लिए हमेशा वो लग्घी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, एक तो तरीका ये भी था कि घरों में छुच्छी- पहले सबसे लग्गी पहले होती छुच्छी थी, को जैसे- निष्क्रिय कर दो हाँ, अगर डाउट हो रहा है तो। घर में अगर सहजन लगा है या कोई चीज़ आपको ऊपर से तोड़नी है, अमरूद है, तो घरों में पहले, अब तो लोगों को पता नहीं कि लग्घी क्या होता है। पहले एक 8 फीटा 10 फीटा कोई बांस होता था और उसमें ऊपर एक 8 इंच 9 इंच की एक और लकड़ी बंधी रहती थी तिरछी करके। तो उससे क्या है कि वो एक हुक बन जाता था, उसको कहते थे लग्घी। तो लग्घी फलों को फलों को चीज़ों तोड़ने के लिए काम काम- आती थी। तो वो लग्घी जो है सबसे सही रहती, लग्घी क्योंकि लंबी रहती थी, इसलिए नहीं कि उसके आगे कैसे कोई इस्तेमाल है, लग्घी लंबी है तो लग्घी से उसको ठेल के दिखा जाता था। ऐसे बैठ के अपना जगत नहीं है फुस्सा दे दी इसका। हालांकि ये कन्फेशन मैं कर देता हूँ बाबा, मैं सिर्फ मिर्ची ही नहीं, मैंने जो हरा वाला गोला हरे भी वाले हम- बम होते हैं ना, वो भी हाथ से। ताऊ हरा वाला गोला हमने कभी भी 2 ही तरीके से मैं फोड़ा। हीरो बनता था, कभी दुर्घटना नहीं हुई, हाथ सलामत है, पर वो खतरनाक हो सकता है। हरा वाले वो गोले करना को नहीं चाहिए। हम लोग हमेशा मोमबत्ती से वैसे ही फेंकते थे जैसे मिर्ची फेंकते थे। हरे वाले गोले के साथ कुछ और प्रयोग हम लोगों ने किया, जैसे साइंस पढ़ रहे थे हम लोग, तो ये हुआ कि नहीं, वेग और बल, ये दोनों जो फिजिक्स की आदि अवधारणाओं की चीज़ें हैं, इनका परीक्षण होना चाहिए। तो साउंड से तो हमने जान लिया है, लेकिन एक्चुअल पावर क्या है इसकी, कितना बल है इसमें, कितना वेग है, इसकी टेस्टिंग हो। तो हम लोग पुरानी फूटी बटुली है ना, पचका हुआ भगोना, गाय को दाना जिससे दिया जाता है वो कोई बर्तन, परात, रथ और अनिक के जो घी और सूखे मिल्क पाउडर के डिब्बे आते थे, वो डिब्बे, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसमें करना क्या होता था कि हरे बम को जहाँ पे आपने प्रतिस्थापित किया है, उसका जो फुंतड़ो निकला हुआ है, उस पलीते को थोड़ा सा अखबार लपेट करके ऊपर की तरफ कर देना है और हरे वाले गोले पे 60% कवर करते हुए एक डिब्बा रख देना है। पूरा रख देंगे तो हो सकता है वो बुझा दे मिट्टी में दबा करके, आग अंदर ना आने दे, पलीते को कुछ होने का नहीं, लेकिन बम को कवर भी रखने का। तो 60% 70% गोला जो है वो उस डिब्बे के अंदर, उल्टे डिब्बे के अंदर। वरना एक पिल्लू भी बना लेते थे, जैसे कंचे के हाँ, नहीं बनाते हैं, वैसे हल्का हाँ, सा। वैसे पिल्लू बन जाएगा। लेकिन पिल्लू पे मेहनत क्यों करना है, इतना खुदाई क्यों करें रात के टाइम। उसके ऊपर टिका दिया और वो अखबार में आग लगा के चले गए। और अब नीचे नहीं देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। खिलेगा तो देखेंगे। आग नीचे लगाई है, देख ऊपर रहे हैं। और उसका बलाम से आवाज आती थी और ऊपर डिब्बा जो से आता नाचता था। हुआ जाता था 50 मीटर वहां से। हमको समझ में आया कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण ही सब कुछ नहीं है, बम भी कुछ होता है। क्योंकि जिस तेजी से वो ऊपर जाता था, उस तेजी से नीचे आता नहीं था। ऊपर जाता था वो सीधा, जैसे लॉन्च किया गया है। लौटते समय वो हवा में गोले खाता हुआ आ रहा होता था और उसकी स्पीड कम हो चुकी होती, जैसे 40 की स्पीड से गया है या 60 की स्पीड से गया है, तो लौट 40 से रहा है। तो लोग कहते नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण से ताकतवर बम है। ये डॉलर रुपये वाला हिसाब है। वो नीचे गिर तेजी से रहा था, लेकिन ऊपर और तेजी से गया था, इसीलिए ऐसा लगता है। तो ये हम वो उसमें टीन बस के एक ही साथ बार हम करते लोगों ने, हाँ, टीन वाले टीन डिब्बे वाले में। डब्बे, हाँ, ये जो जितने पेंट डिब्बे वाले जो होते थे ना, हाँ,
ये सारे टिन के डिब्बे होते थे। हम लोग इतने मूर्ख नहीं थे कि प्लास्टिक के डिब्बे में प्रयोग करें। हाँ, और तो एक शीशे बार पे तो हमें कर ही पता था नहीं कि नहीं, सकते। क्योंकि प्लास्टिक ऊपर जाएगा ही नहीं, प्लास्टिक का डिब्बा ऊपर जाना ही नहीं, कितना भी जोर लगा लो। तो हम लोग कहते थे नहीं, निर्वात में कंकड़ मारने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ सब्सटेंस है जो उसको कैरी कर सके, जो लाइटरिन वाला डब्बा होता है। हाँ, लाइटरिंग वाला डिब्बा जिसमें तार दो तरफ से खोस के, है ना, उसके ऊपर कैस्ट्रॉल लिखा रहता था। लोग उससे सवेरे अपना इंजन साफ करते थे। मतलब समझ नहीं पा रहे तो लोग मैंने इसलिए विषय बता दिया कि पुल 8,800 मेरा मीटर वाला ऊंचा है। उसमें जो हरे वाला चौकोर वाला एक ही होता बार था ना, गलती हुई थी ताऊ कि उसमें एक बार हम लोग बियर की बोतल फोड़ दिए थे, वो गलत है। और उसमें उससे नुकसान पूरा हो सकता कांच कांच हो गया था। और फिर हम लोग को बहुत गाली पक्का जूता है। वो चला। अगर आसपास किसी को लग जाए तो उससे नुकसान भी हो नहीं, इसलिए कि किसकी आंख फूट जाएगी, गालियां निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, लोग पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, किसी के लिए कितना नुकसान चौकोर वाले में मेरा एक ही जॉयत होता था। वो तो चौकोर वाले जनरली जमीन पे फटते थे, मेरा ये था कि वो हवा में फटे रॉकेट की तरह। बिल्कुल। तो हम उसको आग लगा लगा के के ऊपर फेंकना। फेंकते थे, ताकि ऊपर आग फटे लगा तो के बहुत फेंकना। आनंद आता था। नीचे गिर जाए तो फिर फटे तो फिर रेगुलर। रॉकेट दो तरह के होते थे, दिल एक वो जो छोटा सा, ऊपर जाते छोटी थे, सी आशा। और एक वो जो ऊपर जाके दगते थे। हाँ, अपना इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा कि ऊपर जाके वो रोशनी करे, नहीं, ऊपर गया उसका फिर उससे तारे गिर रहे हैं, हाँ। ऐसे ऐसे करके गोला बन गया, बड़ा गोला बन गया, या ज़्यादा ऊपर जाएगा, उसमें इंटरेस्ट। रॉकेट की बस एक ही चीज़ है, ऊपर जाओ, दगो। जितना ऊपर जा सकते हो उतना जाओ, और फट फिर जाओ। दगो। अगर दगे नहीं तो अगली बार सरदार जी रतन टेंट हाउस वाले जिनसे हम लोग पटाखा लेते थे, उनको ताना जरूर मारते थे, क्या चाचा आप जो है। और इस ताने की बदौलत उनसे 8-10 चीज़ें फ्री में उठा के लाते थे कि और दो, यहो रखो, नहीं पिछली बार तो खराब दिया था आपने, और देना पड़ेगा। तो वो, जबकि बेचारे अपनी तरफ से 5 अनार दे चुके होते थे पिताजी की शर्म रख के गिफ्ट में हम लोग और वसूलते थे उनसे। तो ये ऊपर फेंकना। सबसे जो इरिटेटिंग आतिशबाजी का सामान हम लोग के जीवन में हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वो आया था बीच में सीटी, हाँ वो है ना, उसको आग लगाई, हाँ हाँ हाँ। वो बहुत क्विकली फेमस हाँ। हुई थी और फिर खत्म हो गई। हाँ, लेकिन उस सीटी में लोगों को इतना मजा आता था, कुछ कहना नहीं। अच्छा, गांव के रॉकेट और शहर के रॉकेट दोनों में बहुत शहरी और ग्रामीण फर्क होता था। शहर के रॉकेट में वो एक तो अरबी कागज लगा होगा, पतंगी कागज लगा होगा, पूरा वो कवर है, जरा सा उसका फुंतलू निकला हुआ है पलीता, और ऊपर उसमें एक मॉस्को के आर्किटेक्चर जैसा कोन होता था, हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग हाँ, जैसा वैसा दिखाई देता ना, गिरजा की खोपड़ी टाइप। एरोडायनेमिक बना एरोडायनेमिक बनाने के लिए रॉकेट ही है ये, एकदम स्थापित करने के लिए। गांव के रॉकेटों में कुछ नहीं होता था। गांव के रॉकेट सरकंडे के फूल का जो अगौरा होता है उन डंडियों से, जिससे शहर का भी रॉकेट बनता था, नंगी डंडियों पे अखबार में बांधा गया गोलमाल, जिसके नीचे उसी अखबार को चोटी जैसा कर दिया जाता था, जैसे हाथ से टॉफी का रैपर जैसे लॉक होता कुलदीप था। इमेजिन कर रहा है, इसने नहीं देखा है। नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, तो वो होते थे, और वो बिकते थे ऐसे दुकान के बाहर, वो जैसे झाड़ू बेची जाती थी वैसे वो बांध के रख दिया है, 50 ठे बंधे हुए हैं गोले में, अब वो नीचे खुल गया है छतरी की तरह, जैसे मूल्हा होता है, हाँ, मूल्हा समझ गए, हाँ, हाँ। वैसे ही रॉकेट रखा रहता था। कई ठे चाहिए न किनारे न निकालो, बीच से निकालो, गिर जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। तो उस तरह से वो बिका करते थे। वाह। मिट्टी वाले अनार, और मिट्टी वाले अनारों का एक इस्तेमाल मिट्टी दिवाली ख़त्म होने के बाद बहुत अच्छा होता था। मिट्टी वाले अनार से आइडियल कैंडल लैंप कुछ नहीं होता था। हाँ, तो मोमबत्ती को उसमें मिट्टी वाले अनार में लगा दीजिए, तो फिर आपको उसको नीचे चिपकाने की आवश्यकता जो है वो खत्म हो जाती। कुछ लोग कहते हैं नीचे माचिस दिखाइए, पिघल हाँ। जाएगा तो धर दीजिएगा, चिपक जाएगी। कुछ लोग कहते थे नहीं, उसकी मूलियाँ तिरछी कीजिए और गिरेगा थोड़ी फिर ज़्यादा चिपका तिरछी कीजिए ताकि उसकी लपट से वही एक तरफ से जले, हम्म। अपनी आग में खुद जल जाए, तू ऐसा परवाना बन जा, इस टाइप से, है ना, हजरत शाहजहीन की नज़मों से प्रभावित होके। तो वो उसकी वैक्स गिरेगी, 4 बूंद 5, फिर आपने चिपकाने में देर कर दी तो वो सूख गई। फिर अब उसको पूरा नहीं झुकाना है, समानांतर ला करके उसी लपट से उसी वैक्स को रीएक्टिवेट करना है, फिर चिपकाने की कोशिश करनी है ना। दीवारों पे धूल इतनी होती थी भाई साहब, गांव में और घरों में, शहरों में, कि आप कितना वैक्स चिपका लिए, वो कहते मोमबत्ती के ना हम ना रुकब। उसका बेस्ट ये था, जले हुए अनार में, मिट्टी वाले में एक मोमबत्ती खोस दीजिए, बस बस, हो गया। कुछ नहीं। अब वो अनार ही नहीं मिलता ना। अब वो अनार मिलता नहीं, अब केवल बीमार मिलते हैं। चलिए,
गली के लौंडे भी होते थे जो बाइक सवारों को धोखा देते जिन लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आतिशबाजी में पैसे फूकना बेकार है, या आतिशबाजी से बहुत पोल्यूशन हो रहा है और वो आतिशबाजी में इंटरेस्टेड नहीं है, उनसे भी, और जिनको लगता है कि ना आतिशबाजी होनी चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए, तुम ईद पे कहाँ थे तुम क्रिसमस पे कहाँ थे, उनसे भी, दोनों तरह के लोगों से मैं कह रहा हूँ कि दिवाली पे अगर अच्छी आतिशबाजी करनी है तो सोमवार का दिन है, शाम को लक्ष्मी पूजन कीजिए और उसके बाद 3 ताल का ये एपिसोड सुनिए। मैं आपसे कसम से ईमानदारी से कह रहा हूँ, वही मजा आपको आतिशबाजी में जो मज़ा आने वाला है उससे 10 गुना ज़्यादा मज़ा इस एपिसोड से आने वाला है। आप इस एपिसोड को सुनेंगे, आपकी बाँछें खिल जाएंगी, आप घर में आतिशबाजी करेंगे, आपकी उंगली जल जाएंगी। और वो नहीं तो फिर वो बाँछें जहाँ कहीं भी हैं, आतिशबाजी वाली बाँछें मिठाइयाँ शरीर भी में हैं। जहाँ कहीं भी हैं। कहा लेकिन मैं कई वर्षों से सोच रहा हूँ, माँछें खिल गई उनकी पर। स्वयं की तलाशी ले चुका हूँ मिल ही नहीं। तो चिट्ठियों का इंतजार रहेगा दोनों विषयों पर, तीनों पर, कि एक तो उम्र 30 का जो पड़ाव है वो, और उसके बाद वो बालक जो FIR कराने गया, उसमें काजल से जुड़े जो आपके तजुर्बे रहे हों, अगर आप भी प्रताड़ित हैं मेरी तरह, जिससे बाबा सहमत नहीं है। बंगाली लोग काजोल से जुड़े हुए भी तजुर्बे बता हाँ, इस बार उन्होंने भोग भी बांटा है कहीं पे पंडाल में बच्चे के साथ अपने। और पटाखे, जिसको हमारे यहाँ पड़ाके कहते हैं, और मेरा मुंबई का या गुजरात का एक दोस्त है वो फटाके बोलता है, फटाके। वो गड्ढे को खड्डे बोलता है, तो फटाके। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो फटाकों के बारे में भी आप, चूंकि गुजराती हमारे बहुत सारे हैं लिसनर्स, आप चिट्ठी लिखिए। और अब मैं चिट्ठियां पढ़ता हूँ, न्योता वाले श्रोता। हाँ, और इसमें एक ही चीज़ है कि इस गुजरात एपिसोड में बोलते हैं फटाकड़ा। फटाकड़ा, अच्छा। वैसे वो खाखड़ा और फाफड़ा भी लगता तो थोड़ा पटाखे की किस्म है, उसकी ध्वन्यात्मकता जो है वो। और हाँ। फटाका जो है ना वो सही है, क्यों फटता है। फटाका, फटाका। लोग पूछ भी रहे थे फटाका। हमारे यहाँ होना चाहिए पड़ाका, फटाका, हम बोलते हैं पड़का। लोग कहते फटाका, कहते फटा नहीं फटेगा, फटेगा तो फट जाएगी। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत प्रयोग। आतिशी उम्र जैसा एपिसोड ये रहा आज। हाँ, ये प्रयोग मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप लोग कहते हैं ना कि पटाखों पे पैसे फूंक रहे हो, हाँ। एक ही जगह पे ये सही लगता है पैसे फूंकना या सिगरेट पे, हाँ। है ना। ये कहना कि आपने जो है ये पलंग खरीद लिया इतना महंगा, ये गद्दा खरीद लिया, पैसे पैसे फूंक दिए। फूंक रहे हो या पैसे उड़ा रहे हो। नहीं साहब, कबूतर है, 26 जनवरी है आज। उड़ता नहीं है, ये इसमें फूंकता है पैसा। आप प्राइवेट प्लेन ले रहे हो तो पैसे उड़ा रहे हो। हाँ, हाँ, वैसा। अभी एक भाई साहब आ रहे हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम के लिए लल्लन टॉप में, एकदम चार्टर करके 50 लोगों के साथ। गजब। वाह, राजस्थान जो आ रहे हैं। हाँ नाम नहीं लेंगे। हाँ, कोई नहीं। तो आज की पहली चिट्ठी ऑडियो चिट्ठी है, और ये आई है कानपुर से। भेजने वाले का नाम है खुरपेच। हमारा प्रणाम, सर्वप्रथम त्रिदेव को हमारा प्रणाम। हम गुरपेट कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो हर बार के एपिसोड में बढ़िया बैटिंग करते हैं बाबा, मार स्टेडियम छक्का पार पहुंचता है गांगुली तरीके। लेकिन पिछले 105 वाले में ताऊ ने, कुलदीप दादा ने भी कम से कम 80 मीटर का तो मान लो छक्का मारा ही है। बढ़िया, बहुत मजा आई। और एक पिछली बार भाई जी आए थे, कोई बारिश भीग रहे थे, कह रहे थे कि हम इस समय सुनते हैं, तो बाबा ने कहा कि भैया हम नहीं ऐसे समय सुन पाते और बड़ी खुशी हुई है वो। तो बाबा हमको बताएं, हम आपको बताएं कि जैसे अगर 3 ताल प्रेमिका हो कोई, और एक तरफ हम लोग 3 ताली हो, एक तरफ आप 3 लोग हो, तो ये जो ट्रायंगल लव स्टोरी अगर हम लोग बीच आए तो उसमें जो उसका हृदय पक्ष होगा, तो बेवफाई वाला गाना आप ही लोग गाओगे, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, किसी और से मिल के आ रही। क्योंकि 3 ताल का जो हृदय पक्ष है वो हम ही लोग तरफ झुका रहेगा। हमने इस पर मीम भी बनाया था। तो अच्छा, कुलदीप दादा बता रहे थे एक बार कि एक दिन चर्चे के एक गाना सब हो रहा था, तो कह रहे हैं कि हम गा नहीं पाते हैं और बाथरूम में मुंह में मग्गा लगा गाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं यार, बढ़िया गा, तो सुंदर गाया। हम तो कह रहे हैं छोड़ के कुछ सोनू निगम टाइप बन जाओ। और तो उसी में याद आया कि हमारे यहाँ भाई एक ऑटो वाला है, एकदम बॉडी आडी बनाया रहता है, बनियान पहनता है, और सर्दी अर्दी जैकेट वैसी वाली एकदम वैसे समिया टाइप। तो वो क्या है, पेपर थिन स्किन, वो सब बॉडी आडी बना के निकलता, बड़ा कंटेम्प्रेरी गाने बजाता है। तो ऐसे हम लोग काका दो जाते थे कोचिंग, तो शास्त्री चौक से हमको बैठा लिस, और वहाँ एक मैडम आके बैठी बगल में। सुबह आदमी दफ्तर जाता तैयार है यार होके, मार सेंटेंट लगा के बेहतरीन, तो वो बैठी और मार पूरे ऑटो में गमकने लगा।
तो उस समय गाना आया था कि वो वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा, तो वही बजाते हुए आगे बढ़ा वो। तो हमें लग रहा मैडम मेरे बगल में बैठी, तो फोन आ गया उतने समय, तो उन्होंने पहली कॉल काट दी, गाना बज रहा था जो समझ के भी। तो दूसरी बार आने लगा तो उन्होंने इशारा किया, पीछे से नहीं आदमी इशारा करता, ट्यून हल्की सी ऐसे कर दो, तो उन्होंने शीशे में देख के, वो देख रहा था पारुल पीछे, पारुल नाम ऑटो वाले का, तो देखे तो उसको लगा कि मैडम कह रही बढ़ा दो, मगन रहता तो खुश हो गया, तो वो हल्का सा बढ़ा दी, तो मैडम ने हल्की बहुत मगन रहता था। तो फिर उन्होंने इशारा किया, तो वो सोचिस कि फिर बढ़ा दो, तो वो फिर बढ़ा दी भाई। अच्छा मैडम हमको लगा खिसिया गई, हो सकता वो कह रहे हैं कि धीमे कर लो, मैडम ने फोन नहीं उठाया। तो जब हम लोग उतरने लगे तो वहाँ वो हम उतरे, मैडम उतरी, हम किराया देने, तो मैडम ने पहले 5 रुपए उसको दिए, तो पारुल कह रहे मैडम 12 रुपए होते हैं, तो मैडम ने कहा कि 7 रुपए की लाइन नहीं मार ली हो तुम, तो ऐसे तो कानपुर में लोग हैं। और तीसरा ताऊ, जैसे ताऊ की जो लाइनें पिछली बार जो बजाज आलमंड ड्राप वाला बता रहे थे कि भैया किसी के यहाँ जाओ और जो चौड़ी पीटी वाली टीवी रखी रहती, बैठका बनाई, तो वहाँ आलमंड ड्राप रखते हैं लोग की भैया अगला समझता है मोटी आसामी है कोई, उसके बाद जाते हैं और कहते हैं पता करते हैं रेट, और कहते हैं 31 को आएंगे। तो ये जो वेतन वाला जो इसमें वो था मसाला बड़ा बढ़िया लगा, और वो हेट द सिंस नॉट द सिनाज, ताऊ ने भी इस बार महफिल लूटी बड़े ताऊ से। लेकिन एक शिकायत है, ताऊ कभी पर्सनल ऑटो तो हमें कोई गाना नहीं सुना, और ताऊ कभी गाइए और नहीं आता तो देखो भाई सीखो, नहीं तो हम लोग गुस्सी हो जाएंगे आपसे। और आप लोगों ने सबसे मेन बात तो गाना बाबा ने वो नहीं बताया, राजा हमके बनारस घुमा दा, और ताऊ हम आपको बता रहे हैं जब अगले 200वें में हम आएंगे तो उसमें वहां पे जब आप कहोगे आके, वहां गाने आने की व्यवस्था तो होगी, मान लो डीजे ये लगी मान लो, तो जब वो 200वें में आप ये कहोगे चलो भैया शो का टाइम हो रहा है, तो हम वो गाना बजवाएंगे उस समय, ए हट जाता पाछे ने। 2008 में रुड़की में रहते थे, ये गाना खूब आया था उस समय। तो यही है, बढ़िया रहा। और धनतेरस आ रहा, लगे हाथ हमें लगता संभवतः धनतेरस भी है, तो लगे हाथ थोड़ा सा भी उसका भी बता दे रहे हैं। धनतेरस जो शब्द है वो हमें लग रहा है आमतौर पे पूरे भारत में इसी समय ज्यादा प्रयोग में आता है कि भैया धनतेरस आने वाला है, लेकिन कानपुर में 12 महीने धनतेरस बोला जाता है। कैसे? हमारे यहाँ ऊपर वाली टंकी में जो 1 इंची नीचे वो जो ड्रेनेज वाला आता है सिस्टम, तो उसमें लीकेज कुछ समस्या आ गई, तो हमने प्लम्बर को बुलाया, तो वो आया, काफी देर उलझा रहा, उसको नहीं समझ में आया क्या है, नहीं सही हुआ, तो हमने कहा क्या है यार बताओ सोनू, सही करो उसको। कहे भैया ये धनतेरस हमको समझ में नहीं आ रहा है यार। तो जैसे मम्मी का भी कह देती है कि पापा से किया है, सुनिए एक काम करिए आज आप ही जाकर सब्जी ले आइए, कहेंगे ऐसा है अपना धनतेरस तुम समेटो अपना, तो धनतेरस ऐसे। और ये भी होता है कि भैया ऐसी तैसी में जाए यार, या ये कह देते हैं भैया विशेष स्थान में जाए धनतेरस। तो जो ये बोलते रहे, ये नहीं कि गेट लास्ट बोल के बहुत उसका सस्ते में निपटा दिया, बकायदे उसको ऐसी तैसी में जाए धनतेरस, उसको बड़ा बनाते, वजनदार, उसका द्रव्यमान बढ़ाते हैं बोल के। तो ऐसा रहता है, दिवाली आ रही तो भैया पड़ाका अड़ाका सब लोग छोड़ो बेहतरीन, और ये नहीं कि किसी को अस्थमा है, गुरखुर हो तो उसे चाता को ले, कोई मना कर दे तो ना छोड़ना, छुरछुरिया चिकरगिन्नी वगैरह तमाम सस्ती वो रहती हैं उनको छुड़ा ले, तो ठीक है फिर। और सभी को फिर हमारी तरफ से दिवाली की आप 3 लोगों को खासकर शुभकामनाएं, और दोनों अपने प्रोड्यूसर भाई शुभम भाई, केशव भाई, और चौड़े वाले नितिन भाई, जमशेद जी टाटा, कुलदीप भाई फोटोकॉपी, और वो मैडम जो हमको चटकगांव में अंदर तक छोड़ने आए, उनको विशेष दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चले फिर आए, फिर जय हो है। जय हो भाई, जय हो। यार एक तो मुझे लगता है कानपुर में मेरी कृपा अटक गई है। जब भी खुरपेज को सुनता हूँ ना तो लगता है कानपुर जाना पड़ेगा। ए राजा हमके कानपुर घुमाई दा, ए राजा हम कि जब पहनता है बोलता है ना, रहता है, नहीं मान लो, मान लो डीजे विजय। लेकिन 200 के लिए टारगेट दे दिया आपको, डीजे विजय आएगा। हाँ, नहीं नाच भी करवाएंगे, नाच भी करवाएंगे। हमको दाढ़ी मूछ बनवाना नहीं चाहते हैं यार, नहीं तो हम खुद पहन को आ जाते। लेकिन गुरु एक चीज़ है कि धनतेरस हमारे यहाँ कई लोगों का नाम भी रखा जाता है। हमारे गांव में क्या तो शंकरधर पांडे कपड़ा बेचते हैं, तो उनका तकिया कलाम ही ये था धनतेरस, और इसलिए हमारे पिताजी उनको बुलाते थे, हाँ बेटा धनतेरस। तो उनका नाम है धनतेरस हो गया था। हम लोग भी उनको बुलाते थे धनतेरस भैया, और उनकी भी आदत थी थे, हाँ बेटा धनतेरस। तो किसी को बुलाना है, पानी पीना है, किसी के घर गए कपड़ा बेचने के लिए, पीछे पूरा वो अपना बांधे हुए हैं अपना गठरी, और उसमें सब साड़ी और कपड़ा बाकी लगे हुए हैं।
अब बेटा धनतेरस मम्मी को बुला लो तो वो भी रहा है, लेकिन मुझे लेकिन नया शब्द मिल हाँ गया। अच्छा था ये अब मैं प्रयोग। लोगों को बोलूंगा ये बंद करो ये सब धनतेरस और काम पे लगो। हाँ अगली चिट्ठी है सनी कुमार की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, छपरा, सारण बाप रे, से। बैक टू बैक आज सब कुलीन अभिजात चिट्ठियां आ रही हैं। ताऊ बाबा और सरदार की जय हो। पिछले एपिसोड में ताऊ ने चिकन 65 का जिक्र करते हुए कहा कि पता नहीं इसका नाम 65 क्यों है, शायद आंध्र 65 में बना होगा। नेहरू, पटेल और सीतारमैया की समिति ने जयपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। जेवीपी समिति की इस रिपोर्ट के विरोध में पोटी श्री राम लल्लू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को राम लल्लू की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पंडित नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा 1 अक्टूबर 1953 को कर दी थी। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। वी नो कि ताऊ बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और उन्होंने ये बात ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया होगा, लेकिन मुझे लगा कि सुनने वालों के साथ ये जानकारी साझा करना उचित होगा। ताऊ ने बहुत कुछ पीछे के एपिसोड में सोना पहनने की उपयोगिता बताई थी, तो अब मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। हमारे इधर लोग गले में हनुमान जी पहनते हैं और लड़कियां दुर्गा जी पहनती हैं। ये मेरा युवा वाला अनुभव है कि लोग भर्तियों की दौड़ और मेडिकल के टाइम पे जाते हैं, तो उस टाइम आपके पास अंदर में कुछ पैसा वगैरह नहीं होता और वहाँ पे आपको कुछ कमी का हवाला देकर छांट दिया जाता है। तो उस वक्त काम आते हैं गले के हनुमान जी। गले से बहुत उनको सही। निकालिए और सामने वाले आदमी के हाथों में दे दीजिए, तो वो आपको पास कर देते हैं। ऐसे कई ओ भाई उदाहरण साहब। मेरे गांव में है। बाकी बर बीमारी विपत्ति में तो सोना काम आता ही है। सनी कुमार, छपरा, सारण। वाह भाई वाह। अगली चिट्ठी भी लग याद पढ़ देता हूँ। मिस्टर इनएविटेबल, जिला छपरा, जो कि दोनों छपरा से वाह। ही हैं। ठिकाना जामिया छपरा मिलिया द्वय। इस्लामिया। हाँ, ये रहते दिल्ली में है। हाँ ताऊ बाबा और सरदार को सलाम। सलामत रहे याराना अपना, सलामत रहे तीन ताल। विगत एपिसोड में मेरे पत्र को शामिल करने के लिए शुक्रिया। मैंने सोचा था कि थोड़ा रुक के लिखूंगा, पर आपने साज ऐसा छेड़ दिया संगीत का कि अब बहुत सी यादें, गाने और गाड़ियों की याद आ गई। पिछले एपिसोड में पहली बार तीन ताल मुझे तीन ताल वाकई लगा, क्योंकि मुद्दा संगीत का था। आप तीनों मुझे अलग ही अवतार में लगे। बाबा के साथ सरदार भी झूमते लगे। इस बार सरदार खुद को रोक नहीं रहे थे, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि वो भी उन यादों की दरिया में गोते लगा रहे थे। खेल रहे थे। जिस तरीके से सरदार और बाबा झूमे जा रहे थे, मुझे लगा कि मेरे सामने मेरे स्मरणों के सोहर, फगुआ और चायता चल रहे हों, और उस पर से ताऊ का सोहर और भोजपुरी गीत गाना, बस तीन ताल वाकई में तीन ताल बन गया। वैसे मैं ऑडियो में सुनता हूँ, पर इस एपिसोड का वीडियो मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके भाव का जो बिंब मैंने खींचा था अपने मन में, आप उससे कितने अधिक आकर्षित और खुश दिख रहे होंगे। गानों से रिश्ता काफ़ी गहरा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यादों की चाय जो दिमाग में पक चुकी है, उसे अपने मन की छलनी से छल दूँ, ताकि चाय पत्ती अलग हो जाए और आपको बस चाय मिले। पर मैंने अदरक वाली चाय बनाई है, और अदरक की नवैयत है कि चाय का स्वाद और आकर्षण दोनों बढ़ा देता है। इस चाय का अदरक है मेरे पापा का म्यूज़िक प्रेम। घर में टेप रिकॉर्डर था और उसके 2 बड़े डेक साउंड बॉक्स, जो मुझे अपने घर के साइज़ और सुनने वालों के हिसाब से बहुत ज़्यादा लगते थे। पर फिर मुझे पता चला कि ये डेक पापा जॉब लगने के पहले दुकान में बजाते थे, और बजाते भी कैसे थे, फुल वॉल्यूम पे करके। वॉल्यूम फुल है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए, इसकी तसल्ली करने के लिए वो दुकान से 100 मीटर पर जाकर खड़े होकर सुनते थे कि आवाज़ यहाँ तक आ रही है या नहीं, या तीसरा डेक लाना पड़ेगा। फिर पापा का जॉब लग गया, तो डेक को तो ढो नहीं डेक ने सकते। बहुत चरस किया अपने ज़माने में। तो पंचायत सचिव साहब को गांव में ठहरना होता था, और जिस भी सज्जन के पास रेडियो होता, उससे सचिव साहब बात करते, और रेडियो पे गीत सुनते हुए जब भी वो घर आते, कैसेट देखते थे, बजाते थे और सुनते थे। इसी बीच उनके दोस्तों की मंडली बॉम्बे घूमने गई। पहली बार पापा बहुत सी यादें बनाकर और कैमरे में कैद करके लाए थे, और उससे भी खूबसूरत मनमोहक चीज़ जो लेकर के आए, उसने जीवन को फिर से सुनने वाला बना दिया। वो लेके आए थे वॉकमैन। वाह। पापा के ये सारे आख्यान मैंने अपनी अम्मी और फूफी से ही सुने हैं, थोड़ा बहुत पापा से भी। वॉकमैन के हवाले से मेरी अपनी याद यही है कि ठंड के रातों में पापा रजाई में घुस जाते और उनके पीछे मैं गोद में चिपक जाता, और पापा मेरे चिपकने का मतलब समझ जाते और फिर ईयरफोन का एक लीड मेरे कान में भी लगा देते।
कान में लीड लगते ही मैं थोड़ा सा फासला बना लेता, पर पता नहीं क्यों करता था। उन तमाम गानों में मुझे लकी अली के ही एल्बम के गाने याद हैं जो मैं अपने पापा के साथ वॉकमैन पे सुनता था। इसलिए शायद आज भी सुर का कोई गाना सुनता हूँ तो गूज बम्स और नॉस्टैल्जिया साथ में आता है। अब आते हैं गाड़ियों के गानों की बात पर। ये तो मालूम ही आपको कि मेरा घर NH पे था और बस कमांडर 407 हमेशा सामने खड़ी रहती थी। और जो गाना सबसे ज़्यादा कॉमन होता था और मुझे प्रभावित करता था कि घर कब आओगे। मुझे लगता था कि ये गाना सब बजा के सवारियों को खींच रहे होते हैं क्योंकि अंततः उन्हें घर जाना होता था। यादें बचपन की, हाँ, यादें बचपन की हैं। सवाल भी वैसा ही था। एक जीप वाला रोज़ बजाता था, दिल मत देना मेरे सौतन को। मैंने मम्मी से पूछा, अम्मी ये गाड़ी बंगला तो ठीक है पर ये सौतन क्या है? तो अम्मी चुप। मैंने फिर पूछा, बताइए ना। अम्मी चुप। मैंने फिर पूछा कि क्या होता है, बताइए ना सौतन। तो जवाब आया थप्पड़ के रूप में। मैं बहुत तेज़ रोने लगा। फिर उन्होंने एकदम से कहा कि वो जो सीरियल है ना, कभी सौतन कभी सहेली, बस वही है। मुझे याद है आज भी सवाल पूछने के लिए थप्पड़ खाना। गानों का अगर सबसे अच्छा और क्रिंज कलेक्शन भी किसी के पास होता है तो वो बस, ट्रक और सवारी जीप वालों के पास। आँख से छलका आंसू गाने पे बात करना बहुत ही नॉस्टैल्जिक लगा मुझे। पूरी म्यूज़िक और उसके लिरिक्स मेरे दिमाग में चलने लगे। अल्ताफ़ राजा के तुम तो ठहरे परदेसी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसिया क्या सच है पिया, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। पता नहीं इन सवारी गाड़ी वालों को परदेसी से क्या ही ऑब्सेशन रहता है। एक वो था परदेसी। हाँ, ये तो बात है। मैं 2000s के भोजपुरी फिल्म के संगीत को अश्लील के साथ साथ क्रिएटिव भी मानता हूँ, क्योंकि वो लोग उस चीज़ पे गाना बना के दे देते हैं जिस पे किसी बाहरी की सोच नहीं जा सकती। जैसे ढोंडी, हाँ, किसी का क्यों जाएगा उन्हीं का जा सकता है। हाँ। तो मसलन अपनी मसीनिया में पीस देबू का हो, मिस कॉल मारा ताबू किस देबू का हो, तो मिस कॉल पर गाना बना दिया है। क्या करते थे साजना तुम इतने दूर रह के, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, मेरी प्यार की उम्र हो इतनी सनम, सज़ा प्यार की मौत से कम नहीं, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, बेवफा प्यार की राहों में क्यों छोड़ दिया, इतना नाजुक था मेरा दिल इसे क्यों तोड़ दिया। ये सारे सैड सॉन्ग्स जो मेरे यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इन गानों से मिलते जुलते गाने, इसके अलावा ट्रक ट्रैक्टर वाले गाने जो बजाते थे, फागुन में फगुआ वाले गीत, चैत्र में चैता, रक्षाबंधन वाले दिन तमाम बॉलीवुड के भाई बहन वाले गाने। गानों से ऐसा नाता है कि गाने सुन के बिना टाइम मशीन के दूसरे दौर में पहुंच जाता हूं। पत्र बहुत लंबा हो रहा है पर आखिरी कहानी, छेका बारात के लिए साटा किए गए गाड़ियों के ड्राइवर लोगों का भी अलग रुआब होता है और उनके गानों का कलेक्शन भी। एक्सीडेंट भी उन्हीं का होता है। उनको दो चीज़ों से बड़ी चिढ़ मचती है, एक किसी के उल्टी करने से, दूसरा उनके म्यूज़िक से छेड़छाड़ करने से। तो चाचा का छेका जा रहा था और मिस्टर इनएविटेबल को संभालने का जिम्मा लिया बड़े फूफा ने। ये वही है जिनको उल्टी आती है। तो अभी गाड़ी निकली थी कि फूफा ने अपनी फरमाइश ड्राइवर को बता दी। ड्राइवर ने टाल दी। फूफा ने फिर से कहा। ड्राइवर ने सर झटक के चौथा गियर लगाया और फूफा के पसंद का गाना लगा दिया, तुम मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए। क्या बात। फूफा ने लगातार 3 बार ये सुना। मैं नहीं जानता था कि ड्राइवर का क्या रिएक्शन था, क्योंकि गाड़ी को चलते आधा घंटा हो चुका था और मेरा माहौल बन चुका था। तो मैंने अच्छा, इस गाने को हम लोग, छोटा भाई हमारा गाता तो वो ये नहीं गा, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, और गाता था ना हो सूरदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर। अरे ऐसे तो बहुत हैं। वो गम वाला आधी रात को साबूदाना ढूंढता है। ये मिसर्ड लिरिक्स। साबूदाना किसको समझ में आता है? साबूदाना ही तो साबूदाना तो आधी रात को मिल जाता है, साबूदाना नहीं मिलता। तो इनका माहौल बन चुका था। तो मैंने चलती गाड़ी के खिड़की से सर निकाल के अपना गुल खिला दिया और कुछ गुल के रस फूफा पे भी टपक गए। फिर क्या हुआ न पूछिए, फूफा लोग की प्रजाति अलग ही है। जब भी ये गाना सुनता हूँ तो वो गुल का खिलना याद आता है। जय हो मिस्टर इनएविटेबल, जिला छपरा, जामिया मिलिया इस्लामिया। वाह भैया, लेकिन एक दर्द वाले जो गाने हैं ना, इस पे भी हमें एक बार करना करेंगे। हाँ, सिर्फ दर्द वाले। अजीब है कि भारत में दर्द भरे नगमे का एक जॉनर है। पूरा गाँव भयंकर है, भयंकर। और कितने लोग ऐसे हैं जो जवानी में दर्द भरे नगमे सुनने शुरू किए थे और कब्र और शमशान तक सुनते ही रहे वो। और क्या हुआ कि अरे भाई आपका दिल कहाँ टूटा है,
आपने सिर्फ उसको देखा है ना, बतियाया है ना, कुछ किया है। हाँ। ऐसे माहौल के लोग जिन्होंने सिर्फ देख लिया है और उसके बाद मुकेश के कैसेट ले लिए और उसके बाद दिन रात जो है उसको अच्छा सिला दिए तूने मेरे, ये गाना चल रहा है। उस अनजान व्यक्ति को जिससे पता भी नहीं है कि वो लड़का कौन था, उसके खिलाफ जो है अपने मन में जहर पैदा कर रहे होते हैं और दर्द में डूबे हुए हैं। जगजीत सिंह का गाना समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने। और उसको जाके पूछो कि गाना सुन रहे हो, अरे क्या सुने, सुनती तो वो लोग हैं। कैसेट आती थी इस नाम से, दर्द भरे नगमे, हाँ। इसी नाम से आती। दर्द भरे मुकेश- भाग मुकेश 1, भाग की। 2, भाग 36। मुकेश के दर्द भरे नगमे, हाँ। रफ़ी के दर्द भरे नगमे, पूरा एकदम। कभी गए खुशी के गीत नहीं आते थे कभी। हाँ। अगली चिट्ठी अक्षत सिंह की, सुमेर सागर निकट काली मंदिर, जटेपुर, दक्षिणी थाना कोतवाली, गोरखपुर। वाह। ताऊ बाबा और सरदार को जय हो। त्रिदेव को मेरा सादर नमस्कार। त्रिदेव कहने का तर्क मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे यहाँ एक मॉर्निंग वॉक टूरिस्ट स्पॉट है, नौका विहार बोलते हैं उसे। आज सुबह वॉक करते समय 104वां एपिसोड सुन रहा था। बड़ा शांत माहौल था। झील के साथ का अकेला रास्ता, न चहलकदमी, किसी की गाड़ियों का शोर नहीं, सिर्फ हवा की साए, दूर क्षितिज की गोद में पांव पसारता सूरज। बोले तो तीन ताल को सुनने की एकदम परफेक्ट सेटिंग। एपिसोड में कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हुई तो मुझे मेरी 10वीं का एक किस्सा याद आ गया। जब हमने 10वीं की पास की तो हमारे स्कूल से हमें छपा छपाया सर्टिफिकेट मिलता था जिस पे लिखा होता था, आई द प्रिंसिपल देयर बाय सर्टिफाई दैट द कैरेक्टर ऑफ डैश स्टूडेंट हैज़ बीन गुड। हमारा एक दोस्त था, उसे जब सर्टिफिकेट मिला तो उसने गुड का डी गायब कर दिया। तो आज पढ़ने और सुनने में ये बात जितनी भी स्टूपिडियस लगे, पर उस समय उस समय किसी हम ने सब तो सच जमीन पर बोला। लेट लेट के हंस रहे थे। एक और बात, पिछले पत्र में मैंने बताया था कि मेरे माता जी के फेवरेट बाबा हैं क्योंकि उनका ननिहाल रायबरेली है, तो ऑब्वियसली उनका बायस है। मैंने जब अपने पिताजी को तीन ताल सुनाया तो उन्होंने ताऊ से बहुत रेजोनेट किया। तो पिछली रात लेजिट मेरे दोनों पेरेंट्स इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि ज़्यादा अच्छा कौन है। लेजिट डिस्कशन का आउटकम क्या निकला मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर पता चलेगा तो अगले पत्र में सूचित करूंगा। एक आखिरी बात और, दिए गए नंबर पर मैं भी 3 तालियां मैसेज करने के पश्चात भी मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है। कृपया इस विषय में कुछ करें। शेष अगले पत्र में। धन्यवाद। जय हो। अक्षत सिंह, सुमेर सागर निकट काली मंदिर, जटेपुर, दक्षिणी, गोरखपुर। वाह वाह जय गुरु वाह। गोरखनाथ की। हाँ और क्या सुंदर, मतलब आप सोचिए कि अल बहुत सुबह उठ बढ़िया। भी जाते हैं हाँ। और फिर उसमें 3 ताल सुन रहे हैं ना, क्षितिज में Walk दूर पे रजाई। और इतना बढ़िया बिंब इन्होंने हमें दिया है। मतलब मैं पूरी तरह से एक झील के किनारे जो वॉकवे बना हुआ है जिसे बोलते हैं, उस पे मैं चल रहा हूँ और सूरज अभी पसार रहा है एक वायलेंस समंदर के किनारे। ये नाटक हम लोगों ने बहुत देखा है। और कोई आवाज नहीं आ रही, कोई गाड़ी ट्रैफिक की आवाज नहीं है। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा उसको। और जो नतीजे आपके जैसे ही आए डिस्कशन के, तो हाँ, बताइए। हमें बताइएगा। हाँ, शुरुआती रुझानों के बारे में बताइए, नतीजे चाहे मैं बताएं। अगली चिट्ठी यश मेहरा, नीस, ग्रामीण, फ्रांस। प्रिय ताऊ बाबा और सरदार, मैं आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। 15 तारीख को 15 बजे 3 ताल का 105वां एपिसोड सुना, मन प्रफुल्लित हो गया। ऑटो टेम्पो की बातों में ऐसा खोए कि सीधे यहाँ से भोपाल पहुँच गए। भोपाल की वो लाल नीली रेड लाइट वाले ऑटो जिसका ब्रेक लगते ही धूम फिल्म का थीम सॉन्ग टेने ने ऐसे लिखा है इन्होंने, जिसको सुनकर दिमाग में सरपेंटिसाइटिस हो जाता था, तुरंत याद आ गया। पिछले पॉडकास्ट में बड़े बड़े शायरों की महफिल में माननीय श्री 108 अत्ताउल्ला खान साहब का नाम नदारद रहा। उनके मशहूर गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा। भोपाली ऑटो चालक इस कदर चलाते थे इन गानों की मानो सब दिल जलों ने ग्रुप बनाकर ऑटो चलाना शुरू कर दिया है। इसी विषय पर एक किस्सा याद आता है। बचपन में जब पिताजी दोस्तों के साथ अजीज़ मियाँ नाइट्स करते थे, यू नो व्हाट आई मीन, तो एक बार श्री श्री लाइक मासूम सूरमा भोपाली को घर पर प्रत्यक्ष रूप से देखने का लाभ मिला। जो 3 तालिये नहीं जानते तो ये कि वो इंडियन आइडल सीज़न 4 में आ चुके हैं। यूट्यूब पर उनके वीडियो प्राप्त हो सकते हैं। उनकी तारीफ़ में और क्या कहूँ, बस 4 पंक्तियाँ याद आती हैं। मैं 52 बरस का, तू 62 बरस की, ना मैं तेरे बस का, ना तू मेरे बस की। वाह। अंत में पिछले बेबाक बुधवार स्पेस में आने की कोशिश की थी, पर इंटरनेट कनेक्ट होते ही ऐसा गायब हुआ कि मेरी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इस बुधवार फिर प्रयास रहेगा, तब तक के लिए जय हो और वार। यश मेहरा, नीस, ग्रामीण।
ये जो नीश ग्रामीण कहते हैं ना, हाँ, बहुत एकदम अच्छा से कलम लगता तोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, लिखते रहिए गुरु आपकी ठीक चिट्ठी है, में। ऐसे ही कानपुर से कोई चिट्ठी, कानपुर देहात, महानगर वाले नहीं। रुद्र प्रताप सिंह, वैसे अताउल्ला खान पे एक बार ताऊ कर सकते हैं अलग से। नहीं देखा, जैसे हमने अजीज अल्ताफ मियां पे रजा किया और है। अताउल्लाह दोनों वो उस का आदमी जिक्र किया की था। कहानी रची गई भारत में और हाँ। सबको वही उस कहानी पे यकीन हाँ, था। सब उसको यकीन करते थे। और आप ये सोचिए कि उस कहानी के दर्द से ज्यादा दर्दनाक था उस यकीन का टूट जाना। हाँ, हाँ, उस पे एक क्योंकि फिल्म जब बनी लोगों जो ने लगभग को- उसी कहानी पे आधारित थी, हाँ, जिसमें किशन कुमार गुलशन actor कुमार थे। का भाई जो, हाँ किशन कुमार किशन कुमार पूरा, और वो शिरोडकर या कोई तो वो एक्ट्रेस थी उसमें। वो उसमें और- मर जाते हैं। उसके बाद कोक स्टूडियो में जब उनको गाते हुए देखा लोगों में, ये लोग कहे यार बड़ा हम लोग बुल्लू बनाए गए हैं। ये जो दर्द हुआ है लोगों को, ये दर्द उससे बड़ा है कि अताउल्लाह खान को फांसी दे दी गई। वो अक्सर पी के गाते हैं और बहुत लतियाए जाते हैं। तो रुद्र प्रताप सिंह, उनका बेटा वैसे कमाल का म्यूजिशियन है हम्म। और साउंड साइंटिस्ट है एक तरह से। क्या नाम और है? अब नाम अभी तुरंत नहीं ध्यान आ रहा है, तुम नाम भी बताते। और जब ना बताया करें तो मत पूछा करो, फंस नहीं, जाते नहीं, हैं। हाँ। तो वो भी कहीं से बाहर से पढ़वा के भी आया है, बहुत कमाल का। सज्जाद अली की बिटिया भी मेरे ख्याल से, हाँ वो भी वही उनके एल्बम वगैरह भी प्रोड्यूस कर रही है। हाँ, और उसी तरह से अताउल्लाह खान का मामला है। तो ये तो बहुत बढ़िया मतलब संयोग है कि ये बच्चे सारे के सारे सनवाल ऐसा खेलवी, एक सनवाल सांवल, 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 हाँ, सांवल, सांवल सांवल, नाम है, सांवल। हाँ, अच्छा, वो। सामल ईसा खेल के ये हैं। अताउल्लाह खान भी हाँ, ईसा अताउल्लाह खेल। खान ईसा खेल भी हैं। अगली चिट्ठी है रुद्र प्रताप सिंह की, स्थान शिवपुर, जिला बनारस, तहसील सदर, उत्तर प्रदेश। वाह, कौरव फिर भी 100 ही थे और हम भी अब 100 से ऊपर। इस तरह के ग्रुप में भी हम महाभारत की शुरुआत कर सकते हैं। महाभारत के पीछे भी कुछ स्वार्थ था और 3 ताल सुनने में भी कुछ स्वार्थ है। 2 माह पहले सलोनी जी के रिकमेंडेशन के माध्यम से इसके बारे में जानना हुआ और जब से जाने हैं तब से बिना पूरा सुने अब तक दिल मानता नहीं है। सुबह शाम का काम हो गया है 3 ताल। शनिवार के इंतज़ार में बौराए से रहते हैं। हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि किसको 3 ताल चिपका दें ताकि दोस्तों में भी रौब बने कि हम कुछ ढंग का सुनते हैं। वैसे हम बनारस से हैं, लेकिन जब से बाबा को सुने हैं लगता है कि उनसे बढ़ के किसी बनारसी को हम जानते ही नहीं हैं। 3 ताल से जय हो चुरा लिए हैं। अब सबका अभिवादन इसी तरह करते हैं। बहुत सही गुरु, वाह, जिया रजा। ताऊ के वन लाइनर्स के क्या कहने, ऐसा सटीक मार देते हैं कि आदमी लाजवाब रह जाए। अंत में कुलदीप सरदार भाई, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। ईश्वर आप सबको दीर्घायु करें। गर्व है हमें आप सबसे जुड़ने पर। हम भी 3 तालिए। रुद्र प्रताप सिंह, स्थान शिवपुर, जिला बनारस। भैया बहुत रुद्र, सही। कुलदीप जो है ना वो छोटन नहीं लगते हैं, पतलन लगते हैं। और वो पतलन बाय द वे इसलिए लगते हैं क्योंकि 2 मोटन बैठे हुए हैं। हाँ, अगर नहीं होते तो सापेक्षतावाद नहीं आता। हाँ, मैं भाई 30 के पार वाला हूँ, ऐसे लगता नहीं हूँ। अगर मैं ये दाढ़ी मूछ भी हटा दूं तो वो 24। मौला लगा फिर तो 24। बियर भी ना बेचे कोई। एक सीन है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, हाँ, कितने का लगता हूँ मैं। हाँ। आज ही पैदा हुए हैं। आखिरी चिट्ठी आज की, रामजी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। वाह, मेरे अजीज दोस्त ताऊ, अच्छा लगा मैं संबोधन। क्या बात। पाणिनी बाबा और कुलदीप भाई को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब से मैं 3 ताल सुनने लगा हूँ, बस जब भी प्रोग्राम आता है रेडियो ऑन करके आंखें बंद करके सुनने लगता हूँ और ये लगता है कि तीनों मेरे पास बैठकर चौपाल पर बतिया रहे हैं। एकदम सहज महसूस होता है और एक अपनापन सा लगता है। एक ज़माना था जब टीवी नहीं हुआ करता था तो मनोरंजन के साधन कम थे। रेडियो, रामलीला, नाच गाना या चौपाल पर 4 जने बैठकर बतियाना कितना सहज जीवन था। रेडियो में एक प्रोग्राम आता था, लोहा सिंह का नया मोर्चा, जिसमें सीमित कलाकार हुआ करते थे। ये नाटक हमारे गांवों में भी इसका मंचन होता था, जिसमें हास्य, व्यंग और वीरता का समावेश होता था। एक समय की बात है कि मेरे गांव में दुर्गा पूजा में लड़के नाटक का प्रोग्राम किए थे, जो करीब हर एक साल होता था और उस साल वे लोहा सिंह का मंचन कर रहे थे। तो उसमें एक किरदार फौजी लोहा सिंह और उनके एक साले बुलाकी का था। हमें याद है कि जब बुलाकी लोहा सिंह को पाहुन कहकर बार बार संबोधित करता था व्यंग में, तो सामने बुलाकी के जो वास्तव में दादा थे वो बैठे हुए थे और उनको बहुत बुरा लग रहा था। तो कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद वो बस लगे गरियाने, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही गांव के थे और बस लठ लेकर दौड़ा लिए।
सारे एकरा के पाहुन कहबे रे। बस दादा स्टेज पर चढ़ गए और बुलाकी ऐसा भागा कि नाटक के अंत तक नहीं आया और सबका हंसी के मारे बुरा हाल। ऐसा था हमारे गांव का रंगमंच, बहुत सहज, बहुत सरल। दुख की बात है कि अब ये सब विलुप्त हो रहा है। हमारे गृहनगर बिहिया में दुर्गा पूजा बहुत विशाल रूप में होता रहा है। पूरा शहर पूजामय हो जाता है, बहुत भीड़ होती है। 3 दिन तक मेला लगा रहता है। मेले में एक और चीज़ मशहूर है, गुड़ की जलेबी, जो तेल में पकती है और खूब चाव से लोग उसको खाते हैं। दूसरा, माँ की प्रतिमा के अलावा बिहिया का नाच का प्रोग्राम मशहूर था, जो आजकल बंद हो गया है। बाहर से नर्तकी पूजा समिति वाले नर्तकी लेके आते थे और खूब रात भर हल्ला शोर होता था, जो आजकल बंद है। एक समय की बात है कि पूजा समिति के हमारे एक दोस्त थे विनोद जी, जिनको नाच पार्टी वालों को अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो वो कुछ लोगों के साथ प्रोग्राम के लिए नर्तकी ठीक करने बनारस गए। एक तो ये ठीक करना इतना सुंदर शब्द है ना। हाँ, ठीक कर दीजिए, जाइए मुजफ्फरपुर, ठीक करके आइए। शादी ठीक कर दिए हैं। हाँ, तो नर्तकी ठीक करने बनारस गए। वैसे हम कहे थे शादी में भी ठीक करता रहता है आदमी एक दूसरे को। वो लौट के आ गया। जहाँ नर्तकी लोग रहती थीं, उनके आवास पर जब विनोद जी वगैरह लोग गए तो गलती से नर्तकी के बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटा दिए। एक महिला बाहर आई, पूछी क्या बात है, तो विनोद जी बोले नाच ठीक करना है। महिला कुछ नहीं बोली, अंदर गई और एक डंडा लेकर आई और जो भद्दी गालियों के साथ वो उन पर बनारसी की मामी गाली मिली होंगी। ये सब उल्टे इतने जोर से भागे कि विनोद जी सीढ़ी पर गिर पड़े और उनका दांत टूट गया। खैर बाद में तय हुआ कि बिहिया जाकर इसका चर्चा नहीं करना है, पर टूटे दांत ने सब भेद खोल दिया। कुछ दिन बाद नाच का प्रोग्राम वगैरह बंद हो गया। आजकल विसर्जन के नाम पर फूहड़ गीत और आजकल के लड़के जो शराब पीकर डांस करते हैं, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। पिछले पूजा में बगल के एक गांव महुआओं में विसर्जन के समय लड़का इतना उत्पात मचाए, गाली गलौज किए कि प्रशासन को FIR करना पड़ा। दुख की बात है कि हम अगले साल फिर से इसे सहने के लिए मजबूर हैं। बस अब इतना ही। अगले पत्र में कुछ और। जय हो जय हो जय हो। राम जी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। भैया राम जी मजा ला दिए। वो जो लोहा सिंह बाबा, हाँ, ग्रामीण अंचलों में मंचन के लिए बिल्कुल, सबसे बिल्कुल, उपयुक्त था, क्योंकि इसमें हास्य बहुत था और इसमें वो सारा मसाला था जो कि वहाँ के लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। हम लोगों ने लोहा सिंह की चर्चा नहीं की। लोहा सिंह बहुत लोकप्रिय नाटक रहा है। अच्छा, वाह। तो इन्होंने वो 2 किस्से भी बढ़िया मजेदार सुनाए। एक तो वो मंच एकरा पाहुन कई बेरे। एक गांव में तो बड़ी बात हो जाती थी अगर 2 दोस्त भले ही 2 घरों के हों और इस तरह का मजा। पाहुन कैसे कर सकते कैसे तो वो कुछ तो मर्यादा रखिए। तो चिट्ठियों में आज इतनी ही चिट्ठियां हैं। अगले जब आप इसको सुन रहे होंगे, दिवाली समझो, दिवाली नगुचाए रही होगी। तो सुरक्षा के साथ दिवाली मनाइए, मिठाइयाँ बहुत खाइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपना पैसा मिठाइयों पे लगाएं। मैं पढ़ रहा था जोधपुर में ना एक मिठाई की दुकान है, वो दिवाली के समय पटाखों के शेप की मिठाइयाँ बनाते हैं और वो उसको वही कहते हैं, ये अनार बम है, ये फुलझड़ी बम है। यार मिठाई में आग लगाते हुए आदमी कैसा लगेगा यार? नहीं, वो बहुत क्लियर है। कह रहे सब ये सारी खा जाओगे तो फट जाओगे। हमारी मिठाइयाँ खाओगे तो फट जाओगे। सही कह रहा है। एक मिठाई वाला तो कम से कम ईमानदार है। रॉकेट वही जो फटा चाहे। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। और चिट्ठियां भेजिएगा जिन विषयों पे बात हुई उन पे radio@aajtak.com पर 9995332303 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और radio@aajtak.com ये ईमेल आईडी है। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आज तक रेडियो नाम से हैंडल है। और स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, जियो सावन, वहाँ पर अगर रेटिंग का सिस्टम है या रिव्यू लिखने का सिस्टम है, कुछ लोगों ने रेट कर दिया है, पर अगर वक्त निकाल के एक लाइन में रिव्यू भी करेंगे तो उससे ये होता है कि वो नए लोगों तक पहुँचेगा और उसका फ़ायदा हमें दिख रहा है, वो दिखता है। जब आप रेट करते हैं तो नए लोगों तक पहुँचता है। बिल्कुल। तो वो कर दीजिए एक बार। अच्छा लगा आपको तो एक बार ऐसे बजा दीजिए। अनुमोदित कर। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और छठ के पहले हम शायद आपसे एक बार फिर रूबरू होंगे। जय हो, जय हो, जय हो।